सीजन 2 के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सीजन 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर सीजन 1 को देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट में सारे का सारा अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। सीजन 1 के लास्ट एपिसोड का एंड हुआ था कि हमारा जाओ जुई नो डीमन अबिस की तरफ निकल जाता है। वो अपने दोस्तों से कहता है अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और वहाँ पर से मुझे बहुत सारी चीजें हासिल करनी है, उसके बाद मैं वहाँ से वापस आऊंगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें नो डीमन अबिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पहाड़ी दिखाई जाती है और इस पहाड़ी के ऊपर काफी सारे कौवे बैठे होते हैं। ये सारे के सारे डीमन कौवे होते हैं। यहीं पर इस पहाड़ी के ऊपर हमारी मिस सीटू चिंग को दिखाते हैं। मिस सीटू चिंग जहाँ पर अपनी डिसाइपल यानी कि जाओ जुई को ढूंढ रही होती है। वो कहती है पता नहीं वो लड़का कहाँ पर चला गया, मुझे वो बिल्कुल भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। हमारे जुंजी को ढूंढने के बाद नो डीमन अबिस से बाहर की तरफ निकल रही होती है क्योंकि हमारा जुंजी तो नो डीमन अबिस में काफी ज्यादा डीप चला गया था। इसी वजह से मिस सीटू चिंग उसे ढूंढ नहीं पाती। वो बाहर की तरफ निकल रही होती है। वो उस ब्रिज के पास पहुंचती है जिस ब्रिज को पार करने के बाद वापस से इम्पीरियल सिटी की तरफ जा सकती है, लेकिन वहाँ पर काफी सारे स्टोन टैबलेट्स होते हैं। उनमें सभी में से बीच में से गुजरकर उसे आगे की तरफ बढ़ना होता है। मिस सीटू चिंग कहती है मेरा स्टूडेंट जाओ जुई जिसे पूरा 1 साल हो चुका है नो डीमन अबिस में गए हुए। मैं इस बारे में काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ कि वो जिंदा भी है या मर चुका है और उसके बारे में कोई भी खबर नहीं है वो कहाँ पर है। 10 साल मैंने इंतजार किया और उसके बाद अब मैं जहाँ पर उसे ढूंढने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे वो फिर भी यहाँ पर नहीं मिला। वहीं पर ये बातें करते हुए आगे की तरफ चलती हुई जा रही होती है। जैसे वो आगे की तरफ चल रही होती है वहीं पर उसका पाँव एक फॉर्मेशन क्रिस्टल के ऊपर पड़ता है। वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और वहाँ पर से काफी सारी एनर्जी निकलती है। इसी के साथ ही वहाँ पर फॉर्मेशन वाली एनर्जी निकलने के साथ उसकी बॉडी वहाँ पर किसी चीज के साथ लिपट जाती है। एनर्जी से बनी हुई एक रोप होती है। सीटू चिंग वहाँ पर कैद हो जाती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस एनर्जी ने तो मेरी सारी की सारी एनर्जी को भी सप्रेस कर दिया है इस फॉर्मेशन ने। वहीं पर सामने एक पेड़ के पीछे से मास्टर गावू निकलते हैं। मास्टर गावू कहते हैं मैं तो ये सब कुछ उस लड़के के लिए कर रहा था, जाओ जुई के लिए। मैंने ये फॉर्मेशन उसके लिए बिछाई हुई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर एल्डर सीटू चिंग आकर इसमें फंस जाएगी। एल्डर गावू से कहता है तुम्हें पता है ना कि जाओ जुई के पीछे डायनेस्टी वालों ने एक ऑर्डर जारी किया हुआ है कि वो एक भगोड़ा है और उसे हर जगह के ऊपर ढूंढा जा रहा है। उसके वांटेड पोस्टर छपे हुए हैं ताकि हमारा कोर्ट और इसके साथ लॉन्ग फैमिली वाले भी अब उसे बचा नहीं सकते। तो गावू से कहता है क्यों ना तुम मेरे बेटे जियान वू को फॉलो करो। जियान वू को फॉलो करने के बाद तुम कोर्ट में एक ऑफिशियल बन सकती हो। एल्डर सीटू चिंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस फॉर्मेशन को अपनी बॉडी के ऊपर से हटा देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बेटों को फॉलो करूंगी? तुम्हें मरना पड़ेगा। तुमने पिछली बार भी मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश की थी और इस बार भी तुम मेरे डिसाइपल को मारने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मेशन बिछाकर बैठे हुए हो। एकेडमी के तुम्हारे जैसे एक स्कम को मैं अपने हाथों से मारूंगी। सीटू चिंग जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो मास्टर गावू बड़ी आसानी के साथ उसको गर्दन से पकड़ लेते हैं और उसको गले से पकड़ने के बाद से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकती हो? मेरी फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पर बिछाई हुई थी ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसने कि तुम्हारी एनर्जी को डाउन कर दिया है। कम से कम 3 लेवल मुझसे लो हो चुकी हो। तो मतलब यह है कि इस वक्त तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मीडियम लेवल की जान वॉरियर हो जो मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकती, जो कि इनेट जान किंग लेवल तक पहुंच चुका है। सीटू चिंग उसे कहती है क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सको? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? क्या तुम मेरे दादाजी को नहीं जानते कि वो एकेडमी के डीन है? एल्डर गावू से कहते हैं हाँ मैं सभी को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम्हारे दादाजी को भी जानता हूँ कि रॉयल एकेडमी के डीन हैं। तुम्हें नहीं पता कि हम लोग इस वक्त कहाँ पर हैं? हम लोग नो डीमन अबिस में हैं। और तो तुम्हारे बचने के बाद तुम्हारे रिमेन्स भी नहीं बचेंगे। अगर मैं तुम्हें इस ब्रिज से नीचे गिरा देता हूँ तो वहाँ पर लावा में बह जाओगी और तुम्हारी हड्डियां भी वहाँ पर पिघल जाएंगी। एल्डर गावू गुस्से के साथ उसे कहते हैं जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा उन सभी को मरना पड़ेगा, चाहे मुझे यहाँ पर पूरा साल ही क्यों ना इंतजार करना पड़े, जाओ भी मरेगा। इसी के साथ ही वो उसके गले को दबाना स्टार्ट करते हैं जिससे एल्डर सीटू चिंग वहाँ पर जोर जोर से चलाना शुरू कर देती है। तो एल्डर गावू को आसमान के ऊपर से आवाज आती है। कोई कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी मास्टर को हाथ लगाने की? एल्डर गावू जल्दी से ऊपर की तरफ देखता है कि ऊपर कौन है। उसी वक्त वहाँ पर एक जबरदस्त लैंडिंग होती है, जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और गावू जल्दी से जाम करते पीछे की तरफ हट जाता है। वहाँ पर जितने स्टोन टैबलेट्स होते हैं वो सारे के सारे टूट जाते हैं। एल्डर गावू सामने की तरफ देख रहा होता है कि अब वहाँ पर कौन आ गया। तो हमारा जाओ वहाँ पर पहुँचता है। जाओ ने अपनी मास्टर सीटू चिंग को उठाया होता है और उसके पास उसके पंख भी होते हैं। एल्डर सीटू चिंग अपनी आंखें खोलती है और जाओ से कहती है जाओ जी तुम फाइनली आ ही गए। तो जाओ भी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। गावू से कहते हैं लड़के जी तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम वापस आ गए हो। मैं पिछले 1 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुमने भी यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है। तुम दोनों यहाँ पर रोमांटिक जितना होना है हो लो और आसमान के ऊपर चांद को भी देख लो क्योंकि तुम लोग आखिरी बार चांद को देखने वाले हो। तुम्हारे जाओ से कहता है गावू तुम पिछले 1 साल से यहाँ पर मेरे निकलने का इंतजार कर रहे थे, तुम तो कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गए हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आज ये सब कुछ यहीं पर खत्म होने वाला है क्योंकि आज तुम मरोगे। तो गावू उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो अपनी तलवार के साथ उसके जुंजी के जाओ के ऊपर अटैक करते हैं। तो जाओ
जाओ उसके अटैक को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है, फिर साथ ही उसकी चेस्ट में एक जबरदस्त पंच मारता है। उनका पंच काफी पावरफुल होता है, जिससे एल्डर गावू पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जाओ उसके सामने खड़े होकर उसे कहता है, पूरे 1 साल से मैंने तुम्हें नहीं देखा और तुम यहाँ पर फिर से मेरे हाथ से मरने के लिए चले आए हो, मैं तुम्हारी विश को पूरा ही कर दूंगा। एल्डर गावू काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये अभी भी वही जाओ शुई है जो 1 साल पहले था। 1 साल में इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैं भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर इसके ऊपर सरप्राइज अटैक करना होगा। वो अपने पास से क्रिस्टल निकालते हैं और उसे सामने जाओ की तरफ फेंकने लगते हैं, लेकिन जाओ से क्रिस्टल को फेंकने से पहले उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और उस दीवार के साथ टकराने के बाद वहीं पर उसके मुंह से और भी ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे पास सरप्राइज अटैक कर सकते हो? तुमने वहाँ पर रॉयल अकेडमी में मुझे मारने की कोशिश की और उसके बाद अब तुम यहाँ पर मेरी मास्टर को मारने वाले थे। आज तुम्हें इस बात पर बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जाओ ऊपर की तरफ जाम करते हुए अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है और उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके करीब पहुंचता है, एल्डर गावू चिल्लाकर उसे कहता है, क्या तुम्हें अपनी माँ और फॉक्स डीमन क्या उसकी जरा भी परवाह नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे मारोगे तो वो लोग भी मारे जाएंगे? सीडू चिंग भी उसे कहती है, जाओ प्लीज इसको ऐसे मत मारना, ये कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कि इसने पहले से किसी को वहाँ पर भेजा हो। तो जाओशुई वहाँ पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे पीछे की सारी दीवार टूट जाती है। लेकिन जाओशुई ने गावू को नहीं मारा होता, गावू बेचारा बहुत सा घबराया हुआ होता है, लेकिन जाओ ने उसको मारा नहीं है। एल्डर गावू हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, अगर आज मैंने यहाँ पर से न्यूज नहीं भेजी, अगर आज रात मेरे लोगों को खबर नहीं मिली कि मैं जिंदा हूँ, लोग तुम्हारी फैमिली लॉन्ग फैमिली में चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर तुम्हारी माँ और फॉक्स डीमन दोनों लड़कियों को मार डालेंगे। वे दोनों ही तुम्हारी लॉन्ग फैमिली में तुम्हारा आने का इंतजार कर रही हैं। जाओशुई वाली बात सुनने के बाद उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। फिर गावू से कहता है, क्या वाकई में तुम्हें अपनी माँ और फॉक्स डीमन उन दोनों की जरा भी परवाह नहीं है? जाओ फिर से उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है, कोशिश तो करके देखो, अगर तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा और साथ ही तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गावू फिर से चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम इस बात पर बहुत सा पछताने वाले हो, क्या लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? आज रात तुम्हारी पूरी की पूरी लॉन्ग फैमिली तुम्हारे साथ ही दफनाई जाएगी, लॉन्ग फैमिली में सभी लोग मारे जाएंगे। जाओशुई वाली बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए वह पीछे की तरफ घूमता है। जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, उसी वक्त उसके पास से एक स्लैश गुजरती है। वो स्लैश सीधी जाकर एल्डर गावू की गर्दन पर लगती है और उस बेचारे की गर्दन कट जाती है। किसी और ने यहाँ पर आकर एल्डर गावू को जो जाओ से पहले मार दिया है। वो पेड़ के ऊपर खड़ा होता है, जाओ उसकी तरफ देखता है कि ये कौन है। उसे कहता है, लड़के तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग फैमिली वालों को यंगर जनरेशन के लड़के के वापस आने का इंतजार करना पड़ेगा कि वो आकर हमारे लोगों को बचाए, हमारी लॉन्ग फैमिली को बचाए? हम लोग अभी जिंदा हैं। मास्टर सीटू चिंग जाओ के पास आती है और उसे कहती है, क्या तुम इस एल्डर को जानते हो? ये कौन है जिसने गावू को सिर्फ एक स्ट्राइक में मार दिया है? जाओ उसे कहता है, मुझे क्या पता, हो सकता है कि हमारी लॉन्ग फैमिली का कोई मरा हुआ एल्डर होगा। साथ ही जाओ मास्टर से कहता है, मास्टर अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं 1 साल पहले वाला जाओशुई बिल्कुल भी नहीं रहा। यहाँ पर एल्डर गावू जैसे लोग अब दोबारा मुझे कभी भी डरा धमका नहीं सकेंगे। उसके बाद ये दोनों वहाँ से वापस अपने इंपीरियल सिटी की तरफ चल पड़ते हैं। जाओ शैंग इंपीरियल सिटी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही हमारा जाओ अपनी लॉन्ग फैमिली में वापस पहुंचता है तो लॉन्ग फैमिली का नौकर दरवाजा खोलता है। वो जैसी बाहर की तरफ देखता है तो उसके सामने हमारा जाओ खड़ा होता है। वो उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और भागता हुआ अंदर आता है, कहता है, मास्टर मैडम कहाँ पर हैं आप सभी लोग? देखिए हमारे यंग मास्टर वापस आ चुके हैं, यंग मास्टर जाओ वापस आ गए हैं। मम्मी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, श्वेत तुम वापस आ गई, तो बहुत ही अच्छी बात है, ग्रैंडमा कितने अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जाओ भी भागता हुआ ग्रैंडमा के पास आता है, उनके सामने झुकते हुए उनको रिस्पेक्ट देता है और कहता है, ग्रैंडमा प्लीज मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको इतना परेशान होना पड़ा। ग्रैंडमा उसे कहता है, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी अभी वापस आए हो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जाओ जाकर अपनी मदर और अपनी उस फॉक्स डीमन से मिल लो, लड़की और तुम्हारी मदर तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। जाओ भागता हुआ अंदर जाता है जहाँ पर उसकी मदर और साथ में मी होते हैं। जाओ अपनी मॉम से कहता है, मॉम क्या आप ठीक है? मुझे माफ करना, मैं पूरा 1 साल बाहर रहा हूँ और आपसे मिलने के लिए आ भी नहीं सका, कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ। उसकी मॉम से कहती है, नहीं तुम्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए, तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो। साथ ही वो मी से कहता है, मीन यांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी माँ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। मीन यांग भी उसे कहती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब जबकि तुम वापस आ गए और मैं भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। ग्रैंडपा जाओ से कहते हैं, जाओ मेरे साथ अंदर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हम लोग अंदर चलकर बात करते हैं। अंदर आने के बाद ग्रैंडपा से कहते हैं, इस वक्त हालात काफी ज्यादा बुरे हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी यहाँ पर वापस आना चाहिए था। उनसे कहता है, ग्रैंडपा क्या बात है, मुझे यहाँ पर वापस क्यों नहीं आना चाहिए था, मुझे सारी बात डिटेल में बताएं। ग्रैंडपा से कहते हैं, इस वक्त हमारी डायनेस्टी में कुछ बहुत ही अजीब चल रहा है। इस वक्त कुछ रिबेलियस मिनिस्टर्स हैं जो कि जीटियां हान के साथ मिले हुए हैं, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर सभी लोग थर्ड प्रिंस को अपना नया एम्पर बनाना चाहते हैं। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर उसे नया लीडर बना रहे हैं। हमारी फैमिली हमेशा से इनके खिलाफ रही है, हमारी लॉन्ग फैमिली की हिस्ट्री इनके अलग रही है, इसी वजह से हम लोग उनका पहला टारगेट बनेंगे। तुम्हारे ऊपर पहले जो इल्जाम लगा था कि तुमने क्यूचैन को मारा है, वो इल्जाम दोबारा से तुम्हारे पर रीपोस्ट किया गया है और ये सब कुछ उस प्रिंस ने किया है जिसके तुमने हाथ तोड़ा था। वो कहता है, क्या वाकई भी ये सब कुछ जी लिंथियान ने किया है? लेकिन लास्ट टाइम मैंने उसे जो सबक सिखाया था वो काफी नहीं था, इस बार मुझे उसे और भी ज्यादा टफ सबक सिखाना पड़ेगा। ग्रैंडपा से कहते हैं, जाओ मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिलाता हूँ, तुम्हारे ग्रैंडपा हालांकि बुढ़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी
मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हारी माँ और उस लड़की और तुम तीनों को प्रोटेक्ट करूंगा। जाओ उनसे कहता है ग्रैंडपा आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वहाँ पर गया था नो डीमन अबिस में, तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ हासिल किया है, इतना कुछ हासिल किया है कि अब हमारी फैमिली को और भी ज्यादा किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तो वो अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है और उस रिंग के अंदर से बहुत कुछ निकालता है। वो सारी के सारे स्पेशल एलिक्सर्स और जड़ी बूटियां होती हैं। ग्रैंडपा उन सभी ट्रेजर्स को देखकर कहते हैं पता नहीं जाओ शुई ने कितना ज्यादा अपने आप को सफल किया है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी दुनिया में देखने को भी नहीं मिलती। मुझे तो ये सोचकर भी हैरत हो रही है कि नो डीमन अबिस में इसने कितनी मुश्किल के साथ इन सारी चीजों को हासिल किया होगा। और ऊपर से मैं इस लड़के को देखकर इसके लेवल को भी नहीं जान पा रहा कि इस वक्त ये कौन से लेवल तक पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि ये इनेट जॉन किंग लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी ये हैरानी की बात है कि सिर्फ एक साल में इसने इतना ज्यादा अपने आप को डेवलप किया है। तो आखिर इसने क्या कुछ झेला होगा इतने सारे मटेरियल्स को हासिल करने के लिए। इस वक्त इसकी करंट स्ट्रेंथ को मैं जांच भी नहीं पा रहा, मैं अपनी पावर्स को यूज करते हुए देख नहीं पा रहा कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और जो कौन से लेवल पर पहुंच चुका है। तो हमारा जाओ वहाँ पर से काफी सारी चीजों में से एक पिल निकालता है जो कि एक बहुत ही स्पेशल पिल होती है। वो मी से कहता है मी नियांग मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी स्पिरिट पिल लेकर आया हूँ। पिल को खाने के बाद तुम सक्सेसफुली कल्टीवेट कर सकते हो और कल्टीवेट करने के बाद तुम डीमन एम्परर लेवल तक पहुंच जाओगी। जब तुम डीमन एम्परर बन जाओगी तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि तुम्हारे कुछ भी बुरा कर सके, क्योंकि तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो मी नियांग से कहती है मास्टर तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ अच्छे हो मुझे बाकियों की बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो जाओ उसे कहता है चुपचाप मेरी बात मानो, और उस पिल को वो उसके मुंह के अंदर डाल देता है और उसे कहता है जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही करो। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ, जब तुम्हें एम्परर लेवल तक पहुंच जाओगी उसके बाद तुम मेरी हेल्प कर पाओगी। तो ये बात सुनने के बाद मी नियांग भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने कहा, बिल्कुल वैसे ही मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। उसी वक्त एक गार्ड भागता हुआ अंदर आता है और आकर उनसे कहता है यंग मास्टर प्लीज मेरी बात सुने, एक बहुत ही बुरी खबर है, आपके दोनों भाई क्लाउड वान और फी चैंग उन दोनों को जेल में बंद कर दिया गया है। दोनों को सजा दी जा रही है और कहा जा रहा है कि उन्होंने एल्डर गावू को मारा है। एल्डर गावू को मारने के जुर्म में उन दोनों को सजा दी जा रही है। जाओ कहता है मेरा सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर वो दोनों ही पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी में सबसे बेस्ट हैं, उनसे ज्यादा बेस्ट यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर उन दोनों को इतनी आसानी के साथ कौन पकड़ सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें इतनी आसानी से टॉर्चर चैम्बर में ले जाया जा सकता है। ग्रैंडपा से कहते हैं मुझे लगता है कि उन्होंने इसको यहाँ पर किसी चाल के जरिए से उन दोनों को वहाँ पर बुलाया होगा। उन्होंने कहा होगा कि तुम वहाँ पर डिटेन चैम्बर में हो, इसी वजह से तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें टॉर्चर चैम्बर में मिलने के लिए गए होंगे, लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुंचे होंगे उसी वक्त उन्होंने उन्हें वहाँ पर बंदी बना लिया। तो जाओ कहता है तो मुझे लगता है कि जैसे मैं वापस आया हूँ कुछ लोगों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, चलो फिर ठीक है उनकी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन टॉर्चर चैम्बर का दिखाया जाता है। टॉर्चर चैम्बर में क्लाउड वान और फी चैंग को दिखाते हैं। क्लाउड वान कहता है एल्डर ब्रदर कहाँ पर हो? उन लोगों से कह रहा होता है तुमने कहा था कि मेरा एल्डर ब्रदर जाओ जहाँ पर है, चलो जल्दी से हमें उसके पास लेकर चलो। लेकिन वहाँ पर उनके सामने जो एल्डर घर बैठा होता है कि जो जज होता है वो उनसे कहता है क्या तुम लोग जहाँ पर जाओ शुई की बात कर रहे हो? जाओ शुई तो अभी तक वापस नहीं आया, जाओ शुई तो उसी नो डीमन अबिस में मारा गया है, वो वापस कैसे आ सकता है? एक साल गुजर चुका है और अब वापस नहीं आएगा। तो उसी वक्त फी चैंग अपना भाला निकालता है और उसे कहता है फिर तुम जहाँ पर मेरे ब्रदर के खिलाफ जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें यहाँ पर मुझसे निमटना होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा ब्रदर मर चुका है या फिर अभी तक जिंदा है। तो जज उन दोनों से कहता है तुम दोनों को यहाँ पर अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग फैमिली और इसके साथ जाओ शुई उन दोनों के पत्ते तो कट चुके हैं, क्योंकि कोर्ट ने लॉन्ग फैमिली की सपोर्ट को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से अब लॉन्ग फैमिली ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। एल्डर गावू के अचानक गायब होने की वजह से ये सारे के सारा इल्जाम तुम दोनों भाइयों के ऊपर आएगा, क्योंकि तुम जाओ शुई के बहुत ज्यादा करीब थे, तुम्हें अपने बारे में फिक्र करनी चाहिए। तो क्लाउड वान कहता है लगता है कि हमें तुम्हारे साथ ज्यादा देर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बकवास किए जा रहे हो, तुम हमें मारना चाहते हो तो बदले में हम भी तुम्हें मारेंगे। वो फी चैंग से कहता है चलो फी चैंग और क्लाउड वान दोनों ही बड़ी स्पीड से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं उसी वक्त उनके सामने खट्टा जॉन किंग लेवल का वॉरियर आकर खड़ा हो जाता है। वो उनके रास्ते को ब्लॉक करता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों को पंचेस मारता है, तो वो दोनों ही अपने अपने वेपन को सामने करते हुए उसके पंचेस को ब्लॉक करते हैं, लेकिन उसके पंचेस को ब्लॉक नहीं कर पाते। वो दोनों काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं कि ये तो एक इनेट जॉन किंग है, हम लोग इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। तो उसी वक्त उस बड़े से गंजे वाले इनेट जॉन किंग को जबरदस्त झटका लगता है, क्योंकि हमारे जाओ शुई का बाला उसकी गर्दन के आर पार होता है। जाओ शुई वहाँ पर पहुंच आया। वो वहाँ पर आकर कहता है अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे भाइयों को नुकसान पहुँचाने वाले हो तो सबसे पहले मुझसे निमटना होगा। जो भी मेरे भाइयों को मारना चाहता है वो मरेगा। और उसके दोनों भाई भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो एल्डर भी वहाँ पर देख रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर कहाँ से आ गया? वो अपने गार्ड से कहता है गार्ड जल्दी से यहाँ पर आओ, इसको अरेस्ट करो, ये कल्प्रिट है, इसने हमारे एक साथी को मार दिया है। इस वक्त वहाँ पर तीनों इनेट जॉन किंग आकर अपीयर होते हैं। वो तीनों इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है सेकंड और थर्ड ब्रदर है कि आज हमें यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है, काफी अरसे के बाद हम लोग मिल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग आपस में एक दूसरे के स्किल्स को देखेंगे कि हम लोग कितने ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। उनमें से एक जाओ के ऊपर अटैक करता है, तो जाओ अपने बाले को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है कि बाकी के दोनों अटैक
अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो फीचैंग और क्लाउड वन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। जाओ पीछे की तरफ देखता कहता है तीनों के तीनों इननेट जान किंग्स हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। लगता है कि मुझे अपने दोनों भाइयों को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी इस बंदे को मारना होगा ताकि मैं वहाँ पर जा सकूं। तो इसके लिए मुझे अपनी इननेट पावर को यूज करना होगा जो कि ईगल एम्परर से मिली है। तो जो बंदा जाओ के ऊपर अटैक कर रहा होता है वो उसे कहता है जिस सिचुएशन में इस वक्त तुम हो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बाकी के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि तुम्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए। और इसी के साथ ही वो बंदा अपने हाथ को घुमाते हुए हमारे जाओ के ऊपर एक स्लैश लगाता है, जबकि जाओ जल्दी से जंप करते पीछे हट जाता है। जाओ उसे कहता है तुम काफी ज्यादा अच्छे हो लेकिन इतने भी अच्छे नहीं हो। क्लाउड वन उसे कहता है ब्रदर प्लीज मुझे माफ करना, हमारी वजह से तुम्हें यहाँ पर पीछे हटना पड़ा। लगता है कि हम लोग अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग तुम्हारे साथ मिलकर फाइट कर सकें। जाओ उन दोनों से कहता है मैं यहाँ पर इन तीनों इननेट जान किंग्स को रोकने का बंदोबस्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इनको रोकूं उसी वक्त तुम दोनों यहाँ से भाग जाना। इसी के साथ ही हमारा जाओ अपनी फायर ईगल की पावर्स को यूज करता है। इसी के साथ उसके पंख निकल आते हैं। हमारे जाओ के बॉडी के अंदर जिस डीमन का ब्लड गया था वो एक फायर ईगल था। क्लाउड वन और फीचैंग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। क्लाउड वन कहता है ब्रदर को तो नो डीमन एबिस में से फिर से एक नया खजाना मिल गया है। ये एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है और इसकी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो बड़े अफसोस की बात है कि पूरे एक साल तक कल्टीवेट करने के बाद भी अब मैं अपने बड़े भाई के पीछे छुप रहा हूँ, यानी कि जाओ शुई के पीछे छुप कर खड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि वो मुझे बचाए। कि मुझे और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ताकि इसके बाद से जब भी कभी इसके ऊपर मुश्किल आए तो मैं इसकी मदद कर सकूं, मैं इसके साथ खड़ा रहकर फाइट कर सकूं। तो यहीं पर हमारी एकेडमी के डीन और इसके साथ सीटो चिंग भी आ जाती हैं। वो लोग कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट के ऊपर हाथ डालने की। तो सामने जज बैठा होता है, वो से कहता है डीन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमारा जाओ अपनी मास्टर सीटो चिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। सामने जो जज बैठा होता है वो चिल्लाकर डीन से कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम रॉयल फैमिली के तुम रॉयल एकेडमी के एक डीन हो, मेरे पास जो सबूत है वो बिल्कुल क्लियर है। जाओ शुई ने ही गावू को मारा है, इसी वजह से यहाँ पर सजा दी जाएगी। तो डीन उसे कहते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है कि गावू कैसे मरा है। गावू प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिसिंग के दौरान वो कल्टीवेशन की ऐसी स्टेज के ऊपर पहुंच गया था जहां से बाहर निकलना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से वो मारा गया। हमें नहीं लगता कि तुम्हारे पास ऐसे कोई सबूत होंगे जिसकी वजह से याओ शुई को फंसाया जा सकता है। तो जज उसे कहता है हमारे पास गावू की बॉडी मौजूद है, आपने कहा कि वो कल्टीवेशन के दौरान ऐसे एस्पेक्ट में चला गया था जहाँ से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था और वो इसी वजह से मारा गया। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी किसी ऐसे बंदे को देखा है जो कल्टीवेशन के ओवरलोड होने की वजह से मरा हो लेकिन उसकी गर्दन के ऊपर तलवार के कटने का हो। हमारे पास डेड बॉडी मौजूद है। डीन उसकी तरफ देखते हैं, उसे कहते हैं अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास सबूत है। वो साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और एल्डर गावू की डेड बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उसकी डेड बॉडी वहीं पर हाक बन जाती है, यानी कि सबूत मिट चुका है। देखकर जज भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ये तुमने क्या कर दिया। तो डीन उसे कहते हैं मुझे तो यहाँ पर कोई भी लाश दिखाई नहीं दे रही, तुमने कहा कि एल्डर गावू मार चुके हैं लेकिन यहाँ पर तो कोई भी सबूत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे स्टूडेंट को बस बुली कर रहे हो, तुम उसके ऊपर फेक इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुम्हारे पास कोई और सबूत है तो लाओ। जब सीटो चिंग भी उसे कहती है हाँ मुझे भी ऐसे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे स्टूडेंट के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तुम लोग बस यहाँ पर ये सारी फेक बातें कर रहे हो। तो उस बेचारे जज के पास और कोई भी जवाब नहीं रहता, वो आगे से मिमनाना शुरू कर देता है। डीन गुस्से के साथ उसकी तरफ घूर कर देखते हैं, फिर साथ ही वो कहते हैं जाओ शुई तुम तीनों मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें एकेडमी अपने साथ लेकर चलता हूँ, तुम तीनों से कुछ पूछना भी है। जाओ शुई उनसे कहता है डीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे और मेरे तीनों भाइयों को इस पनिशमेंट से बचा लिया, लेकिन इन तीन इननेट जान किंग्स ने इनने मेरे ऊपर अटैक किया और मेरे भाइयों के ऊपर अटैक किया। इसी वजह से इन्होंने मेरे भाइयों के साथ बहुत ही बुरा किया है, इसी वजह से इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। तीनों इननेट जान किंग भी इसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाते हैं और अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे लगता है कि हम तीनों यहाँ पर तुम तीनों को नहीं मार सकते। वो जैसे इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जाओ शुई अपने ईगल क्लॉ को यूज करते हुए इनके ऊपर अटैक करता है, तीनों को सिर्फ एक ही अटैक के साथ पीछे गिरा देता है। जाओ शुई की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जाओ कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतनी एबिलिटीज नहीं है कि मैं तीन इननेट जान किंग से एक साथ फाइट नहीं कर सकता। उसके बाद हमारा जाओ शुई अपनी टीचर सीटो चिंग के साथ तलवार के ऊपर खड़ा होता है, जबकि मास्टर डीन बड़े से क्रेन के ऊपर बैठे होते हैं। तो जाओ अपनी मास्टर से कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम वहाँ पर मुझे बचाने के लिए नहीं आती तो मुझे लगता है कि अब तक तुम्हें टॉर्चर चैम्बर की किसी सेल में पड़ा होता और वहीं पर सड़ रहा होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ पर आकर मेरी जान बचाने के लिए। डीन जाओ से कहते हैं तुम मेरी पोती से इस तरह बात कर रही हो जैसे कि उसने तुम्हारी जान बचाई है। मुझे तो लगता है कि अगर वहाँ पर कुछ और इननेट जान किंग्स भी होते तुम उन सभी का मुकाबला भी कर सकते थे। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। यहीं पर ग्रैंडपा अपनी पोती से मजाक करते हुए कहते हैं मैंने यहाँ पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, मैंने अपने टॉर्चर चैम्बर को एकेडमी के खिलाफ कर दिया। टॉर्चर चैम्बर वाले लोग एकेडमी के खिलाफ हो गए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे स्टूडेंट को बचाने के लिए। मास्टर सीटो चिंग भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है जाओ शुई ये मेरा डिसाइपल है और एकेडमी का स्टूडेंट भी, आपको नहीं लगता कि मुझे वहाँ पर जाकर इसको जरूर बचाना चाहिए था। जबकि हमारा जाओ भी अपनी मास्टर से कहता है मास्टर मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुमसे ये सारी बातें की है। उसकी मास्टर आगे से और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है, साथ ही वो पीछे की तरफ अपनी कोनी को करते हुए उसके मुंह पर जबरदस्त अटैक करती है। जाओ वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है, जबकि डीन वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब ये लोग एकेडमी में पहुंच जाते हैं तो जो लोग अपनी अपनी माउंट के ऊपर से नीचे जंप लगाते हैं, सभी लोग नीचे उतर आते हैं।
हैं। ग्रैंडपा डीन हमारे जाओ से कहते हैं, जाओ श्री मुझे लगता है कि वापस तुम्हें अपने रेसिडेंस में जाना चाहिए। तुम्हारे घर में 7th प्रिंसेस पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही है, पिछले कई अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रही है, यानी कि पिछले 1 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो कहता है अच्छा ठीक है मैं वहीं पर जाता हूँ। क्लाउड वन उसके पास आता है और उसे कहता है, बॉस मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कहाँ तक पहुँचा है, क्या तुम एक इन्नेट जान किंग बन चुके हो? जाओ उसे कहता है, नहीं मैं अभी तक एक इन्नेट जान किंग नहीं बना, मैं एक टॉप लेवल का जान जनरल हूँ, लेकिन नो डीमन अबीस में मुझे काफी कुछ ऐसा मिला था जिसकी वजह से मैं इन्नेट जान किंग का बहुत ही आसानी से मुकाबला कर सकता हूँ, यानी कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि मैं इस राम में रहते हुए भी मुकाबला कर सकता हूँ। क्लाउड वन उसकी बातें सुनने के बाद रोना शुरू कर देता है, कहता है ये क्या, ये तो इस राम में रहते हुए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा है, मेरी कल्टीवेशन इतनी तेजी के क्यों नहीं बढ़ रही? तो उसके बाद हमारा शाओशुई अपने रूम में वापस आता है, वो दरवाजा खोलता है और सामने की तरफ देखता है तो सामने 7th प्रिंसेस रूडी जी बैठी होती है। रूडी उसे कहती है तो तुम फाइनली वापस आएगी, और साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है, तुमने मुझे बहुत ही लंबा इंतजार करवाया है। जाओ उसे कहता हाँ मुझे कल्टीवेशन में काफी ज्यादा टाइम लग गया, तो फाइनली मैं वापस आ ही गया हूँ। तो प्रिंसेस उसे कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें सिर्फ कुछ ही दिनों का टाइम मिलेगा, उसके बाद तुम्हें वापस आकर मुझे बताना पड़ेगा क्या तुम आर्मी को ज्वाइन करोगे या नहीं। लेकिन तुमने तो यहाँ पर पूरा 1 साल गुजार दिया, लगता है कि तुम मेरे उस कर्ज को चुकाना नहीं चाहते। मैंने तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था, मैंने तुम्हारा नाम क्लियर किया था। तो शाओशुई से कहता है, तुम्हें पता है कि मेरे अंकल की टांगे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, अंकल के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, अंकल के लिए मुझे नो डीमन अबिस में जाकर मेडिसिन को ढूंढना पड़ा। वापस आने के बाद मैंने अपने अंकल को क्योर कर दिया, अब वो बिल्कुल ठीक है और बहुत ही जल्दी वो भी आर्मी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो प्रिंसेस भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और उसे कहती है, क्या तुम यहाँ पर लॉन्ग आउजुन की बात कर रही हो? वो तो लॉन्ग फैमिली के एक बहुत ही पावरफुल मार्शल थे, लेकिन एक जंग के दौरान उनकी टांगे पैरालाइज हो गई थी, जिसकी वजह से वो बिस्तर के ऊपर चले गए थे और कभी दोबारा चल नहीं सकते थे। तुम्हारे पास इससे ज्यादा अच्छा बहाना नहीं है, तुम तो यहाँ पर सिर्फ बहाना बना रहे हो, तुम्हारे अंकल ठीक नहीं हो सकते। वक्त एक सर्वेंट अंदर आता है और आकर कहता है, लॉन्ग फैमिली के मास्टर लॉन्ग आउजुन वो हील हो चुके हैं, यानी कि उनकी टांगे बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और वो 3 दिन के बाद आर्मी को ज्वाइन करने वाले हैं। लॉन्ग फैमिली के एल्डर ने आपको भी कैंप में बुलाया ताकि ये सभी लोग वहाँ पर मार्शल के वापस आने पर, उनके ठीक होने पर जश्न मना सकें। मिसेस रूडी जी कहती है, ये तो इम्पॉसिबल है, लॉन्ग आउजुन पिछले कई लंबे अरसे से पैरालाइज थे, जंग में जख्मी होने की वजह से उनकी मेडियंस भी ब्लॉक हो चुकी थी, उन्हें कुछ स्पेशल किस्म की मेडिसिन जैसे कि ग्रीन मलेशिया और इसके साथ साथ फ्लावर लोटस मिल जाए तो उसके बाद ही वो चल सकते थे। ये वाली दोनों ही जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। तो जाओ उसे कहता है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी एक लेटर लिखूंगा और उसके बाद अपने अंकल से मिलने के लिए जाऊंगा, अंकल से मिलने के बाद मैं आर्मी को ज्वाइन कर लूंगा कि मैंने तुमसे वादा किया था। तो प्रिंसेस से कहती है, आर्मी को ज्वाइन करने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा, क्योंकि लॉन्ग फैमिली के जितने भी सपोर्टर्स थे उनमें से बहुत सारे ऑफिशियल्स को हटा दिया गया है, अब लॉन्ग फैमिली के ज्यादा सपोर्टर्स नहीं बचे, वो तुम्हारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। जाओ जो ऐसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे पर भरोसा रखो, मैं बस जाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमें आर्मी कैंप का दिखाया जाता है। तो जाओ अपने दोनों भाइयों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जाओ उन दोनों से कहता है, अब जबकि हमारी लॉन्ग फैमिली के खिलाफ साजिश की जा रही है, लॉन्ग फैमिली के बहुत सारे ऑफिशियल्स को उनके पोस्ट के ऊपर से हटा दिया गया है, लॉन्ग फैमिली की पावर कम रह चुकी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोनों भाई मेरे साथ आर्मी को ज्वाइन करेंगे और आर्मी को ज्वाइन करने के बाद तुम लोगों को भी यहाँ पर काफी सारे रैंक्स हासिल होंगे, ना सिर्फ तुम्हें रैंक्स हासिल होंगे बल्कि तुम्हारी कल्टीवेशन भी बढ़ेगी। मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ मिलकर मेरी लॉन्ग फैमिली के गद्दारों को सजा देने में मेरी मदद करोगे। फी चेंग उसे कहता है, बिग ब्रदर अगर तुम मुझे यहाँ पर ये नहीं कहते कि हमें आर्मी को ज्वाइन करना है, मैं तब भी यहाँ पर आर्मी को ज्वाइन करता। तुम जहाँ पर जाओगे वहाँ पर मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ ही मैंने रहना है और हम लोगों ने कसम खाई थी। क्लाउड वन भी उसे कहता, हाँ मेरे थर्ड ब्रदर ने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग हमेशा तुम्हें फॉलो करेंगे, जहाँ पर भी तुम जाओगे हम लोग हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे ही रहेंगे। यहीं पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम लड़के तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस और काफी ज्यादा बहादुर लगते हो, तुम लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग फैमिली को ज्वाइन करने का फैसला किया है, तुम लोग लॉन्ग फैमिली के साथ मिलकर लॉन्ग आर्मी को ज्वाइन करोगे। चाओशुई के अंकल जो कि अब अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं, लॉन्ग आउजुन वो भी यहाँ पर दोबारा आर्मी को ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी कैंप में मौजूद हैं। ये तीनों ही भाई जल्दी से उनके सामने झुक जाते हैं और अंकल को रिस्पेक्ट देते हैं। लॉन्ग आउजुन उन तीनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम लोग तो वाकई में जीनियस हो, तुम में से एक टॉप लेवल का पीक जान जनरल है जबकि दूसरा टॉप रैंक का जनरल है। लगता है कि इस बार आर्मी को ज्वाइन करने के लिए काफी सारे टैलेंटेड बच्चे यहाँ पर आए हैं। जबकि मैंने फैसला किया है कि तुम लोगों को आर्मी को ज्वाइन करना है, तो फिर ठीक है, सबसे पहले तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी लॉन्ग फैमिली के सोल्जर से मिलवाता हूँ। टाउन से कहता, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो उसे अपने साथ लेकर अपने दूसरे कैंप में आते हैं जहाँ पर लॉन्ग फैमिली के सोल्जर्स होते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद अंकल अपने हाथ में अपना जाम उठाते हैं और कहते हैं, तुम सभी लोग मुझे यहाँ पर खड़ा देख रहे हो, मैं अपनी टांगों के ऊपर दोबारा से उठकर खड़ा हो गया हूँ और ये सब कुछ चाओशुई की वजह से हुआ है। चाओशुई ने यहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, इसी वजह से इसके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए मैं यहाँ पर एक्सेप्शन देने वाला हूँ। मैं अपने भतीजे चाओशुई को डायरेक्टली लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर नियुक्त करने वाला हूँ और इसके साथ इसके दोनों भाइयों को डिप्टी लेफ्टिनेंट बनाने वाला हूँ। कि जो अपने सोल्जर्स होते हैं वो तो इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं। चाओशुई इनसे कहता, अंकल मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर ये सब कुछ करना चाहिए, मैं यहाँ पर आपको गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे लो रैंक से हायर रैंक की तरफ जाना है। अब इस तरह मुझे डायरेक्टली लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर लगा देंगे तो बाकी के सभी लोग सोल्जर सोचेंगे
सोचेंगे कि यहाँ पर आप मेरे पर कोई फेवर कर रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो अंकल आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, लड़के तुम्हें क्या लगता है कि मेरी इंजरीज को हील करके तुमने यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं किया? मेरी इंजरीज को हील करने का मतलब यह है कि तुमने आर्मी को एक मार्शल वापस दे दिया है। ये लॉन्ग आर्मी के लिए एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग आर्मी के जितने सोल्जर्स हैं वो इस बारे में कोई भी सवाल उठाएंगे। यहाँ पर कुछ सोल्जर जो कि साइड के ऊपर खड़े होते हैं वो इनकी मुखालिफ पार्टी के लोग हैं। तो वो बंदा उनसे कहता है, यंग मास्टर जाओ ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा है, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे हम डायरेक्टली लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर नहीं लगा सकते, इसे भी यहाँ पर बाकी के सभी की तरह ट्रायल से गुजरना होगा, मेहनत करनी होगी और उसके बाद जाकर ये लेफ्टिनेंट बन सकता है। हमारे ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली नए आने वाले सोल्जर्स को यहाँ पर डायरेक्टली लेफ्टिनेंट बना दे। अंग आउशन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो अपने ग्लास को भी फेंक देते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारे जैसा एक छोटा सा वॉरलॉर्ड मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं एक मार्शल हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मास्टर जी टाई हान, मैं उससे डरता हूँ। मैं जी टाई हान से बिल्कुल भी नहीं डरता। अगर वो मेरी लॉन्ग फैमिली के खिलाफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग खुले में कुछ भी मेरे खिलाफ कर सकते हो। तो सामने वाला सोल्जर उसे कहता है, मास्टर प्लीज शांत हो जाए, मुझे यहाँ पर कोर्ट की तरफ से भेजा गया है ताकि मैं यहाँ पर मिलिट्री की मैनेजमेंट कर सकूँ। कोई वॉरियर नहीं हूँ, बल्कि मेरा काम मैनेजमेंट को देखना है। ऊपर से प्रिंस अभी बहुत ज्यादा यंग है, यानी कि यंग मास्टर जाओ भी बहुत ज्यादा यंग है और मुझे नहीं लगता कि इनके पास इतनी क्वालिफिकेशंस है कि इन्हें आर्मी को ज्वाइन करने के फौरन बाद ही मिलिट्री का लेफ्टिनेंट बना दिया जाए। बाकी के सारे सोल्जर भी इसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं। शाओ शुई से कहता है, अब तो मुझे इस बात में और भी ज्यादा इंटरेस्ट हो रही है। एल्डर मुझे ये बात बताएं, आपके कहने का मतलब क्या है? आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे तीनों भाई, कि मैं और मेरे दोनों भाई, अगर हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर साबित कर देते हैं कि हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ पर कोई भी दूसरा सोल्जर, ना ही आपको इस बात से कोई मसला होगा कि हम लोग लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर डायरेक्टली अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो वो एल्डर भी आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, शाओ शुई तुम तो रॉयल अकेडमी के पास एक छोटे से स्टूडेंट हो, तुम्हें क्या लगता है कितनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ तुम इस आर्मी के सोल्जर्स के सामने टिक सकते हो? सभी लोग प्रोफेशनल सोल्जर्स और पिछले कई सालों से जंग लड़ते आ रहे हैं। शाओ शुई से कहता है, क्यों ना तुम यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को खुद से मैयर करके देखो, क्यों ना हम लोग यहीं पर एक कंपटीशन रख लेते हैं। शाओ शुई और उसके दोनों भाई भी उसके साथ ही खड़े होते हैं और उसे कहते हैं, चलो ठीक है, मुझे तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्टेड है, लेकिन तुम यहाँ पर खुद से सोल्जर्स को पिक कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर किसी सोल्जर को भेजा तो सभी लोग कहेंगे कि मैं छोटू को यहाँ पर बुली कर रहा हूँ। मेरे साथ जो सोल्जर्स हैं इनमें से किसी एक सोल्जर को अपने लिए चूज करो, उससे फाइट करो। अगर तुम इन सोल्जर्स के 10 मूव्स को ब्लॉक कर पाते हो या फिर इनको फेस कर पाते हो तो फिर मैं तुम्हें पास कर दूंगा, तुम डायरेक्टली लेफ्टिनेंट बन सकते हो। शाओ अपने दोनों भाइयों से कहता है, थर्ड ब्रदर, सेकंड ब्रदर, मुझे लगता है कि इस एल्डर के साथ जो इंपीरियल गार्ड्स खड़े हैं ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे प्रैक्टिसिंग मटेरियल बनेंगे। जाओ जाकर इन दोनों को चूज करके इनसे फाइट करो, देखते हैं कि एल्डर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। एल्डर उसे कहते हैं, जबकि तुमने यहाँ पर मेरे दोनों इंपीरियल गार्ड्स को चूज किया है तो फिर ठीक है, हम लोग तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन हमें अरीना का दिखाया जाता है। ये लोग अरीना में चले जाते हैं, बाकी के सारे सोल्जर आसपास खड़े होते हैं। क्लाउड वन और फीचेंग दोनों ही अरीना के सेंटर में खड़े होते हैं और उसके सामने दोनों इंपीरियल गार्ड्स होते हैं। क्लाउड वन अपने भाई से कहता है, फीचेंग क्यों ना तुम यहाँ पर आराम से खड़े रहो और मुझे इन दोनों से निपटने दो। फीचेंग उसे कहता है, क्या मैं सारे का सारा खाना तुम्हें अकेले खाने दूं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझे भी यहाँ पर इससे इन्हें पीटना है। तो दोनों इंपीरियल गार्ड्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तुम दोनों ही बच्चे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ब्रैगिंग कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग हमें हरा सकते हो? चलो देखते हैं कि यहाँ पर अब किसका क्या बनने वाला है। और वो दोनों ही अपनी अपनी तलवार लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ से हमारे दोनों हीरो भी अपनी अपनी तलवारों को सामने की तरफ करते हैं, उनके अटैक्स को ब्लॉक करते हैं। क्लाउड वन फीचेंग की तरफ देखता है और उसे कहता है, ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वाला गार्ड तुम्हारा ही है जिससे तुम फाइट कर रहे हो, मैं तो अपने वाले को ही हराने वाला हूँ। उसे कहता, हाँ क्यों नहीं, पर मैं अपने वाले को हरा दूं उसके बाद देखना मैं तुम्हारे वाले को भी हरा दूंगा। ये दोनों ही अपनी अपनी तलवारों को सामने की तरफ झटका देते हैं तो वो दोनों ही गार्ड्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं। दोनों इंपीरियल गार्ड्स के पीछे गिरने के बाद वो दोनों कहते हैं, ये लड़के तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लगता है कि हमें यहाँ पर उस सीक्रेट टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, उस मूव को यूज किए बिना हम लोग यहाँ पर जीत नहीं पाएंगे। वो दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर अपनी फ्यूजन टेक्निक को यूज करने वाले हैं। वो दोनों अपने अपने हाथ को जोड़ते हैं, साथ ही अपने अपने मुंह को भी जोड़ लेते हैं और अपने स्पेशल मूव जिसका नाम वन स्वर्ड यूनियन होता है उसको यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लाउड वन और फीचेंग दोनों ही उनके स्पेशल मूव को देखकर हंसना शुरू कर देते हैं, जबकि वो दोनों इंपीरियल गार्ड्स बड़ी स्पीड से उनकी तरफ आगे बढ़ती है। उनकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसी के साथ जब वो उनके करीब पहुंचते हैं क्लाउड वन अपने वाले को किक मारता है, जबकि फीचेंग अपने वाले के मुंह पर एक पंच मारता है और उन दोनों को वो लोग हवा में उड़ा देते हैं और वो दोनों ही उड़ते हुए जाकर अपने एल्डर के पास गिरते हैं और हार जाते हैं। एल्डर भी इस बात से हैरान तो होते हैं, लेकिन साथ ही वो कहते हैं, काफी अच्छे हो तुम दोनों, वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। थर्ड मार्शल ने यहाँ पर तुम्हें चूज किया है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए थी। फिर वो शाओ शुई से कहता है, तो यंग मास्टर जाओ क्यों ना अब हम दोनों यहाँ पर फाइट करें, तुमसे मैं फाइट करूंगा। हमारा शाओ शुई इस एल्डर से कहता है, एल्डर प्लीज यहाँ पर आप पूरी कोशिश करना कि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करें, क्योंकि अगर आप अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं करेंगे तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा कि मैंने इंपीरियल फैमिली के इंपीरियल कोर्ट के एक मेंबर को जख्मी कर दिया है। मैं आपको जख्मी नहीं करना चाहता। और उसकी बात सुनने के बाद उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके हाथ में उनका फैन होता है, वो अपने फैन के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, जबकि जाओ अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके फैन को ब्लॉक करता है। जैसे वो उसके फैन को ब्लॉक करता है वो टूट जाता है, उसके फैन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
बात से वो एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक मिडिल ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन था, लेकिन इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए इस वेपन को बड़ी आसानी से तोड़ दिया है। लगता है कि क्लोज कॉम्बैट मेरे लिए ठीक नहीं रहेगी, मुझे थोड़े डिस्टेंस पर जाना होगा। और वो जल्दी से जंप करते हुए उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है ताकि वो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर सके, लेकिन जैसे वो जंप करते पीछे जा रहा होता है तो शाओ जुई बड़ी स्पीड से उसके पास पहुंच जाता है। वो पीछे वाली साइड से उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो और भी ज्यादा ऊंचा हवा में चला जाता है। ऊंचा जाने के बाद वो नीचे की तरफ देखता है और कहता है वो लड़का कहाँ पर चला गया, वो मुझे नीचे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। शाओ जुई अपने फायर ईगल डीमन के पंख को निकालता है और उड़ता हुआ ऊपर चला जाता है। ऊपर वाली साइड से वो एल्डर के ऊपर अटैक करता है। वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे एल्डर उड़ता हुआ सीधा आकर रीना के सेंटर में गिरता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी लोग सामने की तरफ देख रहे होते हैं कि उस वारलॉर्ड का क्या हुआ। वो सभी लोग चिल्लाकर उसका नाम पुकार रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वहाँ से धुआं हटता है तुम्हारा शाओ जुई वहाँ पर खड़ा होता है और उसने एल्डर के ऊपर अपना पाँव रखा होता है, यानी कि एल्डर वहाँ पर बेहोश हो चुका होता है। उसने एल्डर को हरा दिया है। तो उस गार्ड को हराने के बाद लॉन्ग फैमिली के जितने सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग चिल्ला कर कहना शुरू कर देते हैं कि हम लोग इसे अपना लेफ्टिनेंट मानते हैं। लॉन्ग आउशू ने कहा था कि वो इसे डायरेक्टली लेफ्टिनेंट बनाना चाहता, हालांकि इसने अभी अभी आर्मी को ज्वाइन किया, इसी वजह से वो लोग इसे अपोज कर रहे थे। तो शाओ भी यहाँ पर अपना पहला भाषण देते हुए सभी लोग उसे कहता है हमारी लॉन्ग फैमिली ने फ्रंटियर के ऊपर बहुत कुछ अपनी खिदमत अंजाम दी है। इन्होंने वार में बहुत कुछ किया है, अपने बहुत सारे लोगों को खोया लेकिन बहुत सारे लोगों की जानें भी बचाई हैं। सालों से हम लोग बैटलफील्ड के ऊपर फाइट करते आ रहे हैं। हमारी लॉन्ग फैमिली की एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है और अब जबकि मैंने शाओ जुई ने लेफ्टिनेंट का पद संभाल लिया है तो अब मैं भी आगे फ्यूचर में जाकर बहुत सारे लोगों की जान बचाऊंगा और बहुत कुछ कारनामे करूंगा ताकि मैं अपनी लॉन्ग फैमिली की खोई हुई इज्जत को वापस हासिल करने में मदद कर सकूं। बट अंकल आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं शाओ जुई मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, मुझे लगता है कि तुमने पहले से कुछ सोच रखा है। शाओ जुई कहता है 1 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर थे तब मेरा सामना टाइगर टीथ डीमन हंटिंग ग्रुप वालों के साथ हुआ था और मैंने उसके जो लीडर था उसके बेटे को मार दिया था, साथ में उसके कजिन को भी मार दिया था। लगता है कि अब तक तो टाइगर टीथ डीमन हंटिंग ग्रुप वालों को मेरे वापस आने के बारे में पता चल गया होगा। जो लीडरशिप हुई है उसको पता चल गया होगा कि मैं वापस आ गया हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो हम लोग यहाँ पर रहकर उसका इंतजार करें कि वो कब मुझे मारने के लिए यहाँ पर आएगा, या हम लोग पहले वहाँ पर जाते हैं जाकर उसके ऊपर अटैक करते हुए टाइगर टीथ डीमन हंटिंग ग्रुप वालों को खत्म कर देते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा बैटल एक्सपीरियंस रहेगा और बाकी के सभी लोगों को भी हमारी लॉन्ग फैमिली की आर्मी के बारे में पता चलेगा कि हम लोग अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मेरा प्लान यह है कि हम तीनों भाई अपने साथ 100 सोल्जर्स को लेंगे और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग उनके कार्ट्रिजेस में आग लगा देंगे। तीनों डायरेक्शन में एक बार आग लगाई जाएगी जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे और सभी लोग अपने हाइड आउट से बाहर निकल आएंगे। अपने हाइड आउट से बाहर निकलेंगे तब हम लोग अपनी मेन फोर्स के साथ उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो अंकल आउशू से कहते हैं लेकिन तुम्हें इस बारे में शायद नहीं पता होगा, टाइगर टीथ डीमन हंटिंग ग्रुप वालों के पास ईगल स्काउट्स हैं। वो अपने ईगल स्काउट्स को वक्त अपने एरिया के इर्द गिर्द लगाए रखते हैं। वो वहाँ पर उड़ते रहते हैं और जैसी वहाँ पर जरा सी भी हलचल होती है तो वो ईगल स्काउट वापस जाकर अपने लोगों को खबर देते हैं। तो जैसे उनके एरिया में दाखिल होंगे उनको उसी वक्त पता चल जाएगा अपने ईगल स्काउट से। अब हम लोग क्या करें, हम उनको ऑफ गार्ड नहीं पकड़ सकते। शाओ से कहता है थर्ड अंकल इसमें भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो कि मेरे लिए ये सब कुछ कर देगा, हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और साथ ही उनको ऊपर की तरफ इशारा करता है। आसमान के ऊपर एक बड़ा सा पंछी उड़ता हुआ दिखाई देता है जो कि आधा इंसान होता है आधा पंछी होता है। कल आउशन चलाकर कहती है ये तो एनिमी अटैक है, चलो जल्दी से बैटल फॉर्मेशन में आ जाओ। शाओ से कहता है थर्ड अंकल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी साइड पर है। उस बंदे का नाम हुमिंग होता है। वो वहाँ पर नीचे लैंड करता है और उनसे कहता है मेरा नाम हुमिंग है, मैं यहाँ पर आपकी कमांड को फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। कल आउशन कहते हैं अब ये कौन है। शाओ से कहता है अंकल मैं इसके बारे में आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा कि ये कौन है और ये कहाँ से आया है। नो डीमन अबिस में मिला था और इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। ये वहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और ये उड़ सकता है। मैं इन्हें वहाँ पर पहले भेजने वाला हूँ। वहाँ पर जितने भी ईगल स्काउट्स होंगे ये उन सभी से निमट लेगा, हमारा काम बहुत ज्यादा आसान कर देगा। तो हुमिंग उनसे कहता है मैं आपके लिए रास्ते को क्लियर कर देता हूँ, आधे घंटे के बाद आप सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाना और आपके लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर होगा। अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। सभी लोग उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है, हम सभी लोग रेडी हैं। हम सभी लोग भी निकलने लगे हैं और हुमिंग उड़ता हुआ पहले सबसे आगे चला जाता है। सीना में टाइगर टीथ डीमन हंटिंग ग्रुप वालों के मेन चैम्बर का दिखाया जाता है जहाँ पर शिफू ही अपनी गोद में कुछ लड़कियां लेकर बैठा होता है और एक लड़की को थप्पड़ मारकर नीचे फेंक देता है और कहता है तुम यहाँ पर प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, चलो दफा हो जाओ, मुझे तुमसे यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, जाओ जाकर मेरे ब्रदर्स को सर्व करो। साथ ही वो अपने दूसरे साथी के ऊपर चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ गधे कहेंगे, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए और ज्यादा लड़कियां लेकर आओ, जाओ जल्दी से जाकर कोई और लड़की लेकर आओ। और तुम चाहते हो कि यहाँ पर मैं अपने आप ही मारा जाऊँ, मुझे एक बच्चा चाहिए। शाओ जुई ने मेरे इकलौते बेटे को मार दिया था और अब मुझे यहाँ पर अपने बेटे की जगह पर एक और बेटा चाहिए। उसने न सिर्फ मेरे बेटे को मारा बल्कि मेरे भतीजे को भी मार डाला। वो लॉन्ग फैमिली में वापस आ गया है, मुझे पता चला है, बहुत ही जल्दी मैं उससे बदला लेने के लिए जरूर जाऊंगा। एक गार्ड भागता हुआ अंदर आता है और उसे कहता है कमांडर बहुत ही बुरी खबर है, अचानक से हमारे कॉटेजेस में तीनों तरफ से आग लग गई है, हर तरफ आग ही आग फैली हुई है, हम लोग क्या करेंगे, हमारा सारा कैंप जल चुका है। तो लीडर उसे कहता है तो मुझे ये बताओ कि ईगल स्काउट वाले कहाँ पर हैं, उन्होंने हमें इस बारे में खबर क्यों नहीं दी, उन्होंने बताया क्यों नहीं, हमारे पर अटैक होने वाला है या फिर
कोई हमारे टेरिटरी में घुस आया है। तो सामने वाला लड़का उनसे कहता है हमारे यहाँ पर एक मास्टर आया है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने सिर्फ सिंगल हैंडेडली सभी लोगों को मार दिया, हमारे सारे के सारे ईगल स्काउट्स को भी मार दिया और सभी लोगों को भी मार दिया है। मैंने कभी इस तरह के पावरफुल लोगों के बारे में कभी भी नहीं सुना। आखिर ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जो कि मेरे टाइगर टीथ डीमन हंटिंग ग्रुप के पीछे पड़े हुए हैं? ऐसा तो नहीं है जी टाइहान वो मुझे मारना चाहता है क्योंकि उसे लगा होगा कि अब मेरा कोई भी काम नहीं बचा, मैं बेकार हो चुका हूँ, इसी वजह से वो मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। ये भी यहीं पर खड़ा सोच रहा होता है कि उसी वक्त दरवाजे के ऊपर एक धमाका होता है और उसका गार्ड उड़ता हुआ सामने की तरफ गिरता है, जबकि लॉन्ग आउशन वहाँ पर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लॉन्ग आउशन उसे कहता है जो तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है, मैं यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी छीनने के लिए आया हूँ। वो भी उसे देखते पहचान जाता है और कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो लॉन्ग फैमिली के थर्ड मार्शल हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेकार थे, तुम अपने पाँव पर कैसे उठकर खड़े हो गए? तो अंकल उसे कहते हैं जबकि तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि मैं लॉन्ग फैमिली का थर्ड मार्शल हूँ, क्या तुम अभी भी मेरे भांजे याओ जुई को परेशान करने के लिए उसके पीछे आओगे? तो शी फुहुई उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे उस भांजे याओ जुई ने क्या किया है? उसने मेरे इकलौते बेटे और साथ में मेरे नेफ्यू दोनों की जान ली है। मुझे यहाँ पर बदला तो लेना ही होगा वरना लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो अंकल उसे कहते हैं तुम्हारा बेटा और तुम्हारा नेफ्यू वो दोनों बिल्कुल बेकार थे, उनके पास इतने स्किल्स नहीं थे कि वो अपने आप को बचा सके, इसी वजह से उन्होंने याओ जुई से फाइट किया। याओ जुई ने अपने आप को बचाते हुए अपने आप को बचाया और उनके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से वो दोनों मारे गए। फुहुई उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों की वजह से मैं अपने बेटे की मौत को भुला दूंगा और तुम्हारे भांजे को माफ कर दूंगा? अगर मैं यहाँ पर याओ जुई को नहीं मार सकता तो आज यहाँ पर तुम्हें मारकर मैं अपने बेटे की मौत का बदला लेने वाला हूँ। अपने पास से तो हैमर्स निकालता और जल्दी से जंप करते हुए अंकल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है अंकल अपने लंबे बाले को घुमाते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर एक कट लगाते हैं। शी फुहुई वहाँ पर पीछे की तरफ गिर जाता है। फेक अटैक के साथ शी फुहुई पीछे की तरफ गिर चुका है। वो उसे कहता है थर्ड मार्शल प्लीज मुझे छोड़ दो, ये सब कुछ जी टाइहान ने करवाया है, मैं भी जी टाइहान का ही एक आदमी हूँ, क्या तुम्हें प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल भी डर नहीं है? प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करेगा अगर तुमने मुझे मार दिया। तो लॉन्ग आउशन से कहते हैं ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम लोग यहाँ पर इंपीरियल कोड के लॉज को फॉलो करते हैं, हमारी लॉन्ग फैमिली हमेशा से यही करती आई है। तुमने बता दिया है कि तुम जी टाइहान के साथ हो, इसका मतलब यह है कि तुम रेबल्स के साथ हो, तुम्हें तो यहाँ पर मारना बनता है। बहुत बड़ी गलती होगी अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मारता नहीं हूँ। तो वो अपने बाले को उसके सर के तरफ दंसा देता है और जहाँ पर थर्ड अंकल ने टाइगर टीथ डीमन हंटिंग ग्रुप के लीडर शी फुहुई को मार दिया है। फिर साथ ही अंकल सोच रहे होते हैं याओ जुई पता नहीं वहाँ पर क्या कर रहा होगा, वो पूरे के पूरे बेस कैंप को तबाह करने के लिए गया है, जबकि मुझे यहाँ पर उसने शी फुहुई को मारने के लिए भेजा था। सीने में बाहर का दिखाया जाता है, उनके कैंप्स में आग लगी होती है। याओ जुई अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ पर खड़ा होता है। उसके सोल्जर उसे कहते हैं लेफ्टिनेंट अब हम लोग क्या करेंगे, ये फायर तो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, अरे पीछे जितने भी ब्रदर्स हैं वो सारे के सारे सोल्जर्स हमारे तक नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि आग काफी ज्यादा है। मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए। वापस जाकर हम लोग इंतजार करते हैं और फिर सभी लोग रीग्रुप होने के बाद यहाँ पर वापस आते हैं। याओ जुई इनसे कहता है कि मेरी लॉन्ग फैमिली में रिट्रीट का लफ्ज है ही नहीं, हमें वापस जाने के बारे में नहीं पता, हम लोग वापस नहीं सिर्फ आगे जाते हैं। फिर साथ ही याओ जुई कहता है नो डीमन एबिस में मुझे एक बहुत ही स्पेशल चीज मिली थी, लगता है कि मैं उसको यूज कर सकता हूँ। अपने पास एक मिथिकल फायर स्वर्ड निकालता है, उस मिथिकल फायर स्वर्ड के साथ ही वो वहाँ पर सामने से फायर को हटा सकता है या फिर फायर को कंट्रोल कर सकता है। याओ जुई अपने घोड़े के ऊपर से ऊपर की तरफ जंप करता है, सभी सोल्जर से कहता है तुम सभी लोग होशियार रहना क्योंकि मैं अभी तक अपने स्पेशल मूव को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो सामने की तरफ एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है, उसकी फायर के साथ सामने एक जबरदस्त स्ट्राइक लगती है और उन सभी लोगों से कहता है चलो आ जाओ तुम सभी लोग जो भी मरना चाहते हो। कि दूसरी तरफ से भी काफी सारे लोग होते हैं, ये सभी लोग टाइगर टीथ डीमन हंटिंग ग्रुप के लोग हैं, तो वो लोग भी इनके ऊपर अटैक करने का कह रहे होते हैं। याओ जुई अपनी तलवार को घुमाता है, अपने एक स्पेशल स्किल इवन बर्निंग स्किल को यूज करता है और सामने की तरफ एक जबरदस्त स्लैश लगाता है और सामने जो गार्ड होता है उसको जला देता है। उसके साथ बाकी जो साथी होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। दोनों भाई भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं सीनियर ब्रदर हम दोनों भी यहाँ पर आ गए, हमें भी तुम्हारी हेल्प करने दो। याओ जुई उन दोनों से कहता है सेकंड ब्रदर थर्ड ब्रदर चलो जल्दी से अपने सारे सोल्जर्स को सिमुलेट करो, हम सभी लोग दोबारा से इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होने वाले हैं। साथ ही हमारा याओ जुई फिर से अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए ह्यूमन बर्निंग स्लैश को यूज करता है और नीचे जबरदस्त आग से अटैक करता है। यहाँ पर गैंग के जितने मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग अपने घोड़ों के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। इस वक्त फीचेंग चिल्लाकर उसे कहता है सीनियर ब्रदर अपने पीछे देखो। तो हमारे याओ जुई के पीछे एक नेट जान किंग होता है जिसके पास उसका बड़ा सा बैट होता है जो कि लकड़ी का बैट होता है। वो अपने लकड़ी के बैट के साथ याओ के ऊपर अटैक करता है। शी फुहुई का ये बड़ा भाई होता है जिसका नाम शी फू मा होता है। फू मा उसे कहता है लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आओगे और मेरी इस गैंग को प्रोवोक कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास पावरफुल लोगों की कमी है जो कि हम लोग यहाँ पर से तुम्हें वापस खदेड़ नहीं सकते? हमारा शाओ से कहता है तुम सभी लोग तो पास एक छोटी सी गैंग हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम जैसे लोगों को तुम्हारे जैसे लोगों से डरने की जरूरत है? हमें तुम्हारी बिल्कुल ही परवाह नहीं है, इसलिए मैं थोड़े से सोल्जर्स को लेकर आया हूँ तुम सभी को मारने के लिए। फूमा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारा नाम याओ जुई है, तुम ही वो लड़के हो जिसने मेरे बेटे शी पेंग को मारा था, मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए तुम्हें मारने वाला हूँ। तो वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जबकि हमारा याओ उसके अटैक को अवॉइड करते हुए कहता है मैंने बहुत सारे लोगों की जान लिया, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कौन था। शी फूमा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उससे कहता है लड़के अब तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, तुम्हारे ब्लड को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ अपने बेटे और अपने नेफ्यू
दोनों की सोल को शांति मिलेगी अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालता हूँ। बाकी के सभी लोग भी आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो सभी गैंग मेंबर्स कहते हैं अपने डिप्टी कमांडर को फॉलो करो और उन सभी के ऊपर अटैक करो, हमें इन सभी को मारना होगा, इन्होंने हमारे घर के ऊपर अटैक किया है। जाओ भी अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से तुम सभी लोग भी रेडी हो जाओ, अब हमें यहाँ पर फाइट करना ही पड़ेगी। और ये सभी लोग एक दूसरे के साथ टकराने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जाओ अपनी तलवारों को घुमाते हुए सामने की तरफ फायर स्लैशेस लगा रहा होता है जिससे वो सभी लोग पीछे की तरफ गिरते जाते हैं। उसी वक्त शिफुमा फिर से हमारे जाओ को टारगेट करते हुए उसके ऊपर अपने बैट से जबरदस्त अटैक करता है। जाओ जंप करते हुए ऊपर की तरफ हट जाता है, उसके सर के ऊपर पाँव रखता है और उसे कहता है तो मेरे अब इस अटैक को फेस करो। ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर से अपनी तलवार को घुमाता है और अपनी फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो फायर अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन शिफुमा अपने बैट को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। अटैक को ब्लॉक करने के बाद जाओ उसी फायर के अंदर से बाहर निकलता है और उसके ऊपर एक स्नीक अटैक करता है। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी गर्दन पर अटैक करता है जिसकी वजह से वो शिफुमा को भी मार देता है। शिफुमा के मरने के बाद वहाँ पर जितने भी गैंग मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डर के मारे पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। हमारा जाओ अब उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ने वाला। वो अपने पंख निकालता है, बड़ी स्पीड से उठता हुआ अपनी तलवार को यूज करते हुए उसके साथ फायर को एक्टिवेट करता है और रास्ते में जितने भी लोग आते हैं उन सभी को मारता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाता है। हमारा जाओ यहाँ पर फायर को यूज कर सकता है। वो फायर को यूज करते हुए उन सभी को मारता है जबकि काफी सारे बैंडिट्स वहाँ से भागना शुरू कर देती हैं। जबकि इसके अपने जो सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग इसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं कि हमारा लेफ्टिनेंट बहुत ज्यादा महान है, इसने बहुत सारे गुंडों को एक ही बार में मार दिया। तो क्लाउड वन उसे थम्स अप करते हुए कहता है सीनियर ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ही महान हो चुके हो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जब तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा क्या तुम हमें भी सब के बारे में सिखा सकते हो, क्या तुम हमें नए स्किल्स सिखा सकते हो। से कहता है ब्रदर ये वाली टेक्निक्स तुम मास्टर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक्स है और सिर्फ मेरी बॉडी कंस्टिट्यूशन के हिसाब से हैं। हमारे पास अपनी जो कल्टीवेशन टेक्निक्स है तुम सिर्फ उन्हीं को मास्टर कर सकते हो, उनको अच्छे से मास्टर करो, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद तुम मेरी तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। इस वक्त एक सोल्जर भागता हुआ वहाँ पर आता है और उसे कहता है लेफ्टिनेंट मेरे पास एक बहुत ही बुरी खबर है। वो जल्दी से उसके सामने आकर झुकता है और उसे कहता है तकरीबन 1000 सोल्जर्स हमारी तरफ आगे की तरफ बढ़े हैं। वो सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, वो सभी लोग यहाँ तक पहुँचने वाले हैं और जहाँ पर जल्दी से आकर हमारे पर अटैक करेंगे। हमारे रास्ते में जितने भी सोल्जर्स हैं वो सारे उनको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया और बहुत ही जल्दी वो यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। ये वाला सोल्जर अभी जाओ को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे ही रहा होता है कि उसी वक्त उसके ऊपर भी अटैक होता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। तो उसके ऊपर पीछे से एक बैंडिट ने अटैक किया होता है। तो यहाँ पर काफी सारे गैंग मेंबर्स पहुंच आए हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंच आते हैं और इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके दोनों भाई और उसके साथ कुछ सोल्जर्स होते हैं, ये बहुत ही कम होते हैं जबकि उनके सामने बहुत सारे लोग होते हैं। ये सारे डीमन हंटिंग ग्रुप के मेंबर होते हैं। तो जुनजी अपने दोनों भाइयों से कहता है सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर मैं यहाँ पर अपनी हिमालय बर्निंग स्लैश को यूज करते हुए रास्ता क्लियर करता हूँ। तुम लोगों को जैसे रास्ता मिले यहाँ से जल्दी से भागते हुए जाकर मेरे अंकल को बताना, अंकल को जाकर ये मैसेज देना, उनको बताना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो दोनों से कहते हैं लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम तुम्हें छोड़कर कैसे जाएंगे। तो हमारा शाओशी जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी हिमालय बर्निंग स्लैश को यूज करते हुए सामने की तरफ फायर को रिलीज करता है। यहाँ पर एक रास्ता क्लियर हो जाता है जबकि फीचैंग जल्दी से क्लाउड वन का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं और जाकर अंकल को बताते हैं कि अगर हम लोग ने जल्दी से जाकर अंकल को इस बारे में नहीं बताया तो हम लोग अपने सीनियर ब्रदर को खो देंगे। दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद जाओशी उन सारे गैंग मेंबर से कहता है मेरा नाम जाओशी है, मैं लॉन्ग फैमिली का एक मेंबर हूँ। सभी लोगों को अगर मौत का डर नहीं है तो फिर जल्दी से आ जाओ और मुझसे फाइट करो। क्लाउड वन अभी भी वापस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है जबकि फीचैंग उसे खींचते हुए कहता है सेकंड ब्रदर ये तुम कर क्या रहे हो। सीनियर ब्रदर ने हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की ताकि हम लोग जल्दी से जाकर लेफ्टिनेंट को इस बारे में बता सके, सॉरी मार्शल को इस बारे में बता सके। हम लोग उसके सेक्रीफाइस को ऐसे जाया नहीं जाने दे सकते, हमें जल्दी से जल्दी जाकर मार्शल को इस बारे में बताना होगा। क्लाउड वन भी उसे कहता है हाँ मुझे भी लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी जाकर मार्शल लॉन्ग को ढूंढना होगा। मार्शल आउशुन लॉन्ग को ढूंढते हैं ताकि वो जाओशी को जाकर बचा सके और बाकी के सोल्जर्स को भी। इसी वक्त आउशुन लॉन्ग को भी दिखाते हैं कि वो भी वहीं पर भागते हुए आ रहे होते हैं। तो क्योंकि इन्होंने क्लिफ के ऊपर से इन सारे सोल्जर्स को उस तरफ जाते हुए देखा था, इन सारे गैंग मेंबर्स को, इसी वजह से अंकल भागते हुए उसी तरफ जा रहे होते हैं। अंकल कहते हैं जाओशी अपने साथ सिर्फ और सिर्फ 100 सोल्जर्स को लेकर गया है जबकि उस तरफ गैंग मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं। सभी के सभी लोग उसी तरफ जा रहे हैं। जाओशी अकेला इन सभी को हैंडल नहीं कर पाएगा, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुंचना होगा। वो रास्ते में पहुंचते हैं तो सामने से क्लाउड वन और फीचैंग भी आ रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं अंकल लॉन्ग प्लीज जल्दी से हमारे साथ चले, सीनियर ब्रदर काफी ज्यादा खतरे में है। आउशुन लॉन्ग उनसे कहते हैं ठीक है मुझे अपने साथ लेकर चलो। वो आगे की तरफ निकल जाते हैं जबकि वो लोग भी उनके पीछे ही होते हैं। मार्शल कहते हैं तुम्हारे थर्ड अंकल तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं, तुम्हें बस थोड़ी देर तक वहाँ पर अपने आप को बचा कर रखना होगा। जब ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर दिखाते हैं कि लाशों का ढेर लगा होता है। जितने भी गैंग मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग मर चुके होते हैं और उनकी लाशों के साथ एक बड़ा सा ढेर लगा होता है और उन लाशों के ढेर के ऊपर जाओशी खड़ा होता है। जबकि कुछ गैंग मेंबर्स अभी तक जिंदा होते हैं लेकिन उनकी टांगे भी कांप रही होती हैं। वो डर के मारे वहाँ पर घबरा कर खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है, ये मॉन्स्टर है, ये हमें मार डालेगा। जाओशी जो कि उन सभी लाशों के ऊपर खड़ा होता है वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। अंकल जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे कैच कर लेते हैं और उसे कहते हैं जाओशी जल्दी से उठ जाओ। जाओशी उनसे कहता है अंकल मैंने अपनी फैमिली का नाम खराब नहीं किया, मैंने लॉन्ग फैमिली का नाम रोशन कर दिया। इतने सारे लोगों को देखकर मैं वापस की तरफ नहीं भागा। इसी के साथ ही जाओशी वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो अंकल उसे उठाकर वापस अपने घर ले आते हैं। वापस घर आने के बाद इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। ग्रैंडमा कहते हैं जैसा कि मैंने यूर के बारे में सोचा था, ये वाकई में काफी ज्यादा
स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आर्मी का लेफ्टिनेंट बनने के बाद इसने वहाँ पर गैंग मेंबर्स को मारा और तकरीबन 1000 गैंग मेंबर्स को अकेले इस लड़के ने मार दिया है। कल मैं फर्स्ट प्रिंस के पास जाऊंगा और जाकर उसके सामने ये सारी बात करूंगा और उनसे बात करूंगा कि वो जुएर को इनाम दे। जाओ उनसे कहता है ग्रैंडपा ये सब कुछ तो थर्ड अंकल की वजह से हुआ है। अगर थर्ड अंकल वहाँ पर आने के बाद शिफूहू को नहीं मारते तो फिर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि शिफूहू बहुत ही पावरफुल बंदा था। लोग वहाँ से बहुत ही बुरी हालत में वापस आते। तो थर्ड अंकल उनसे कहते हैं मैंने वहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ शिफूहू को मारा। इसके अलावा मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर आ रहा था, लेकिन तुमने पहले से सभी लोगों को मार दिया था। मैंने इस बार में ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। यहाँ पर अगर बात की जाए तुम्हारी, तो तुमने वहाँ पर अकेले एक मीडियम लेवल के इंडियन जान किंग को मार डाला, यानी कि शिफूमा का मुकाबला तुमने अकेले किया था। स्क्वाड का डिप्टी लीडर था। मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं उन दुश्मन को यहाँ पर सेंस नहीं कर पाया कि उनके पास कितने ज्यादा पावरफुल लोग थे। पूरे 1000 लोग जब तुम्हारी तरफ जा रहे थे तब भी मैं उनको सेंस नहीं कर पाया। तो शाह उनसे कहता है अंकल आपको यहाँ पर अपने ऊपर कोई ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बैटल से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि ये बैटल मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। साथ ही जाओ क्लाउड वन से कहता है सेकंड ब्रदर मुझे ये बताओ कि हमें वहाँ से जितना भी लूट का माल मिला था क्या तुमने वो सारे सोल्जर्स में बांट दिया या नहीं। क्लाउड वन से कहता है ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल श्योर हो जाओ, मैंने वो सारे का सारा माल सभी लोगों में बांट दिया है। तो तलवारें दी और किसी को बाकी का माल दिया है, जितना भी आ सकता था वो सारे का सारा बांट दिया है। एंड उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं ये लड़का वाकई में एक महान जनरल बनने के लायक है। इसे ये भी अच्छी तरह से पता है कि जिन सोल्जर्स ने साथ देकर वहाँ पर गैंग मेंबर्स को मारने में इसकी मदद की, और से लूट का माल उनके साथ भी बांटा जाए, ताकि अगली बार भी वो उसी जोश और जज्बे के साथ इसके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। वाकई में एक लीडर बनने के लायक है। ग्रैंडपा उन लोगों से कहते हैं अच्छा ठीक है चलो अब सभी लोग यहाँ से बाहर चलते हैं, जुएर काफी ज्यादा थका हुआ है, उसे रेस्ट करने दो। हमारा जाओ अपने रूम में अकेला बैठा होता है, रात का वक्त होता है। रात के वक्त मीनियांग उसके रूम में आती है, कान के पास आकर उसे कहती है मास्टर मेरी बात सुनो। तो जाओ जो कि आराम से बैठा कल्टीवेट कर रहा था वो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है मीनियांग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मीनियांग उसकी तरफ देखकर हल्का हल्का शर्मा रही होती है। मीनियांग उसे कहती है मैंने सुना है कि आज तुमने एक बहुत ही बड़ी बैटल को जीता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आज स्पेशली आधी रात के वक्त तुम्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए आई हूँ। ऊपर से लास्ट टाइम तुमने मुझे जो पिल दी थी उस पिल के खाने की वजह से कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी मूव कर रही है। लगता है कि मैं अभी तक वो सारी एनर्जी को रिफाइन नहीं कर पा रही और मुझे अभी तक मुश्किल हो रही है। जाओ उसे कहता है मुझे लगता है कि ये सारी मेरी गलती है, मुझे पहले तुम्हें इस टेक्निक के बारे में बताना चाहिए था कि कैसे तुम उस सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में रिफाइन कर सकती हो। तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए था। तो मैंने तुम्हें प्रॉपर टेक्निक नहीं सिखाई, इसी वजह से तुम इस सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में रिफाइन नहीं कर पा रही। और साथ ही वो अपने पास एक बड़ी सी गॉड निकालता है और उसे कहता है ये एक स्पेशल बॉटल है, के अंदर एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर रखा हुआ है, कि तुमने यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बेस्ट एज रेंज को गवा दिया है, यानी कि तुम हम कल्टीवेट तो कर सकती हो लेकिन तुमने वो उम्र गवा दी है जिसमें तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़नी चाहिए थी। फिर भी अगर इस बॉटल के अंदर रखे हुए लिक्विड को तुम इस्तेमाल करती हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन तेजी के साथ बढ़ेगी। मीनियांग उसके पास से वो बॉटल लेती है और साथ ही उसको पीना स्टार्ट करती है। जैसे ही वो उस बॉटल को पी रही होती है साथ ही उसका चार्म भी रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा जाओ भी शर्माना शुरू कर देता है। हमारा जाओ लाल चेहरे के साथ उसकी तरफ देख रहा होता है। मीनियांग बॉटल के पानी को पीने के बाद साथ ही अपने होंठों के ऊपर अपनी उंगली को फेरती है। तो जाओ भी कहता है ये मेरे साथ हो क्या रहा है, लड़की यहाँ पर अपनी फॉक्स डीमन वाली चार्मिंग की टेक्निक को यूज कर रही है, ये जानबूझकर कार्य है या फिर ये ऐसे इससे हो रहा है। मुझे लगता है कि मैंने इसे जो स्पेशल ट्रेजर फाइन दी है इसी वजह से इसका चार्म यहाँ पर रिलीज हो रहा है जो मेरे पर भी इफेक्ट कर रहा है। इसके साथ ही मीनियांग आगे बढ़ती है और उसे किस करती है। जाओ उसे पीछे की तरफ हटा देता है और उसे कहता है तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पी लिया है, तुम ड्रंक हो, इसी वजह से तुम ये सब कुछ कर रही हो। तो मीनियांग उसे कहती है नहीं मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नशे में नहीं हूँ, और साथ ही वो अपने कपड़े लूज करना स्टार्ट करती है। उसे कहती है मास्टर क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ ये सब कुछ करने को तैयार नहीं हूँ। तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। इसी के साथ ही वो फिर से अपनी चार्मिंग की टेक्निक को रिलीज कर रही होती है। तो जाओ उसकी तरफ देखने के बाद चेहरा और भी ज्यादा लाल हो जाता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। जो आगे बढ़ता है और उसे किस करता है। जैसे वो दोनों एक दूसरे के मुंह के साथ अपने मुंह को जोड़ते हैं। मीनियांग की बॉडी के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि सामने वाले की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अपनी चार्मिंग की टेक्निक को यूज करते हुए हमें अपने शिकार के साथ इस तरह करती है। हालांकि वो जानबूझकर नहीं कर रही, लेकिन फिर भी अपने आप वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो जाओशी को जब एहसास होता है वो जल्दी से पीछे की तरफ धक्का देता है। मीनियांग वहीं पर बिस्तर के ऊपर पटकती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। हमारा जाओशी सोच रहा होता है यहाँ पर तो बहुत ही बुरा हुआ, ये फॉक्स क्लैन की यांग डिवाइवरिंग सुप्रीम टेक्निक है। इस लड़की ने जानबूझकर इस टेक्निक को यहाँ पर एक्टिवेट नहीं किया होगा, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर डीमन का ब्लड है, फॉक्स डीमन का ब्लड है। ये अपनी चार्मिंग की टेक्निक को यूज करते हुए किसी दूसरे डीमन की बॉडी के अंदर से उसकी डीमन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हालांकि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन फिर भी इस लड़की ने यहाँ पर अपनी चार्मिंग टेक्निक को यूज करते हुए मुझे भी अपनी झांसे में फंसा लिया और मुझे भी यहाँ पर किस करने में मजबूर कर दिया। अगर इस लड़की ने ये सब कुछ जानबूझकर किया होता तब क्या होता। फिर साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे अब की बात यहाँ से जाने से पहले इस लड़की को कुछ अच्छा सबक सिखाकर जाना होगा कि उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये लड़की किसी दिन किसी के साथ अपनी वाइटैलिटी को खो देगी और उसके बाद ये कम्प्लीटली फॉक्स डीमन बन जाएगी और एक इंसान नहीं रह पाएगी। इसी वक्त उसे बाहर से आवाज आती है। उन्हें बताया जाता है कि नैन किलिंग फैमिली का यंग मास्टर आप
आपसे मिलने के लिए आया है। माना शाओ शुई यंग मास्टर से मिलने के लिए बाहर आता है तो नैन किलिंग यंग मास्टर के सामने खड़ा आता है। वो उसे कहता है बॉस काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो चुके हो और पहले से भी ज्यादा हीरोइक हो चुके हो। माना शाओ आगे बढ़ता है और उसे कहता है मोटू तुम्हें भी देखकर लगता है कि तुम्हारे दिन भी काफी ज्यादा अच्छे गुजर है, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे चेहरे के ऊपर हंसी को देखकर लगता है कि तुम काफी अच्छी कमाई कर रहे हो। मास्टर से कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है क्योंकि लास्ट टाइम तुमने हमारे साथ काफी अच्छा किया था। लॉन्ग फैमिली की सपोर्ट की वजह से कोई भी हमारी फैमिली बिजनेस के साथ पंगा लेने की कोशिश नहीं करता, जबकि हम लोग यहाँ पर आसानी के साथ बिजनेस कर पा रहे हैं। इसी वजह से मेरे पास भी काफी अच्छी पॉकेट मनी होती है। ताऊ से कहता है अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ कि आज तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। मोटू से कहता है आज मैं यहाँ पर तुमसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ इस सब के लिए जो तुमने हमारे लिए किया, और साथ ही मैं तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया हूँ ड्रिंक करने के लिए। फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो मुझे अकेले ड्रिंक करने के लिए नहीं जाने देते। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ तो वो जल्दी से मान गए, इसलिए प्लीज अब तुम भी मान जाओ, मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए चलो। शाओ शुई से कहता है जबकि तुमने मुझसे इस तरह रिक्वेस्ट की है तो फिर क्यों नहीं, चलो हम लोग ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का अकेले ड्रिंक करने के लिए जाना ठीक रहेगा, क्यों ना मैं इन साथ में कुछ और लोगों को भी इनवाइट कर लूं। मेरे दोनों भाइयों को तो तुम जानते ही हो, क्लाउड वन और फी चैंग, उन दोनों को भी इनवाइट करते हैं, फिर सभी लोग मिलकर वहाँ पर एंजॉय करेंगे। मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं है। तो यंग मास्टर नैन किलिंग से कहता है नहीं मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, वो दोनों ब्रदर्स अगर मेरे साथ आएंगे तो ये मेरे लिए बड़ी आनंद की बात है, ठीक है उनको भी बुला लो। ये सभी लोग वहाँ से निकलते हैं और सीधे 100 फ्लावर रिवर की तरफ चल पड़ती है। तो वहाँ पर जो रिवर होता है उसके इर्द गिर्द काफी सारी शिप्स होती है, लेकिन वहाँ पर काफी सारी खूबसूरत लड़कियां भी होती हैं। सारी लड़कियां यहाँ पर खड़ी होती हैं और इन सभी लड़कों को यहाँ पर खुश कर रही होती हैं और इन सभी को कह रही होती है यंगर ब्रदर या फिर यंग मास्टर तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, यहाँ पर आओ, देखो मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, जरा मेरी तरफ देखो तो सही। वहाँ तो उन सभी लड़कियों को देखकर वहाँ पर खुश हो जाता है और सभी लड़कियों की तरफ देखकर लाट टपका रहा होता है। शाओ शुई इस बात से थोड़ा गुस्सा होता है और यंग मास्टर नैन किलिंग से कहता है क्या तुम हमें यहाँ पर इस जगह के ऊपर लेकर आने वाले थे, नहीं लगता कि ये वाली जगह हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मोटू से कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसी जगह के ऊपर कैसे लेकर आ सकता हूँ, मुझे पता है कि इस जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लोग यहाँ पर नहीं आए बल्कि हम लोग उस शिप में आए हैं, वहाँ पर सामने देखो, वहाँ पर सामने एक शिप है, यही वो फ्लावर बोट है जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर आने वाला हूँ। पर जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी हमें एंटरटेन करने के लिए हैं, ना कि वो सभी हमारे साथ सोने के लिए हैं। जैसे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे और मिस लू का म्यूजिक सुनेंगे। तो क्लाउड वन उसकी बात सुनने के बाद हैरान होकर उसे कहता है क्या तुम उसी फ्लावर बोट की बात कर रहे हो जिसे हमारी इंपीरियल सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की जो कि दूसरे नंबर पर सबसे खूबसूरत लड़की है उसने स्टार्ट किया था, नाम फेरी लू है। मैंने तो ये भी सुना है कि इस फ्लावर बोट के ऊपर जाने के लिए हमारे पास एक लू टोकन होना चाहिए और लू टोकन बहुत ज्यादा लिमिटेड है, यानी कि लू टोकन आसानी के साथ नहीं मिलते और हमने पहले से यहाँ पर आने का कोई प्लान नहीं बनाया हुआ था। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर वक्त के ऊपर लू टोकन मिल पाएंगे। यहाँ से वापस चलते हैं, हमारे वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं है। तो यंग मास्टर उनसे कहता है तुम लोगों को टेंशन लेने की क्या जरूरत है, पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वहाँ पर जाते हैं, जाकर उनको पैसा देकर उनसे लू टोकन ले लेते हैं, मेरे लिए कोई भी मसला नहीं है। तो ये लोग सीधे फ्लावर बोट के पास पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर दरवाजे के पास 2 गार्ड्स खड़े होते हैं, वो उनको रोक देते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते, पहले अपने लू टोकन हमें दिखाओ, लू टोकन हैं तभी तुम लोग अंदर जा पाओगे। मोटू अपने पास से कुछ पैसे निकालता है और उस गार्ड से देते हुए कहता है हम ब्रदर्स ने यहाँ पर आने से पहले कोई प्लान नहीं किया हुआ था, हमारे पास कोई लू टोकन है, हमने लू टोकन नहीं खरीदे, क्या तुम हमें अभी लू टोकन दे सकते हो, मैं तुम्हें कीमत दे देता हूँ। तो वो गार्ड उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना है यंग मास्टर, हम लोग इस वक्त तुम्हें लू टोकन नहीं दे सकते, चाहे तुम हमें कितने ही पैसे क्यों ना दे दो, फिलहाल के लिए सभी की सभी बुकिंग हो चुकी है, इसलिए तुम्हें लू टोकन नहीं मिलेंगे। तो तुम्हारे पास पहले से कोई लू टोकन नहीं है तो तुम कल सुबह आ जाना, कल सुबह आकर पहले लू टोकन लेना और उसके बाद तुम लोग शाम के इवेंट में शामिल हो सकते हो, शाम के वक्त फेरी लू का गाना सुन सकते हो। मोटू से कहता है मैं यहाँ पर 3 गुना ज्यादा प्राइस देने को तैयार हूँ, लू टोकन की मार्केट प्राइस से भी ज्यादा 3 गुना। जबकि शाओ शुई से कहता है मोटू अब बस भी करो, तुम इनके लिए इस काम को मुश्किल कर रहे हो, वो लोग यहाँ पर सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अगर हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, हम लोग अगली बार यहाँ पर आएंगे और आकर गाना सुन लेंगे। जाने से पहले हम लोग यहाँ पर एक वक्त तो ले ही सकते हैं, चलो यहाँ पर आसपास घूमते हैं और फिर वापस चलते हैं। तो यहीं पर एक और फैमिली का यंग मास्टर खड़ा होता है, वो उनसे कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि लू फैमिली का जो लू फ्लावर बोट है इसके ऊपर कोई भी ऐसी मुंह उठाकर चला आएगा और उसे आने की इजाजत मिल जाएगी, वहाँ से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो, तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है, अगर तुम्हारे पास लू टोकन नहीं है तो फ्लावर बोट के ऊपर तुम्हें आने की इजाजत नहीं है। तुम सभी लोग इस वक्त तुम्हारे रास्ते में खड़े हो, चलो जल्दी से सामने से दफा हो जाओ ताकि हम लोग अंदर जा सकें। लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारे पास हाई सोशल स्टेटस है, तो तुम लोग अपने हाई सोशल स्टेटस को यूज करते हुए फ्लावर बोट के ऊपर जाकर मिस फेरी लू का गाना सुन सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम इस बार गाना सुन पाओगे, अगले जन्म में आना और अगले जन्म में अमीर होकर वापस आना। मोटू चिल्लाकर उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम होते कौन हमारे बारे में इस तरह की बात करने की, तुम्हें लगता है कि मुझसे पंगा लेना आसान है, मैं नैन किलिंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ। दूसरे वाला यंग मास्टर से कहता है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसके बारे में बात करूंगा, सभी लोगों को तो फ्लावर बोट के ऊपर आने की इजाजत भी नहीं मिली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग कौन हो। मोटू उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जबकि शाओ शुई से रोक देता है और कहता है मोटू जरा रुक जाओ, मुझे इसको हैंडल करने दो। साथ ही वो अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है, जब वो अपनी टाइगर डीमन की पावर्स को रिलीज करता है तो वो बंदा
उसे देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है। शाओशुई जब अपनी टाइगर डीमन की पावर्स को रिलीज करते हुए एक रोर लगाता है, तो बेचारे के कान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसके साथ वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और क्योंकि वो किनारे के ऊपर खड़ा होता है, वहीं पर से वो पानी के अंदर गिर जाता है, तो वो समुद्र के अंदर गिर जाता है और वहीं पर डूबना स्टार्ट कर देता है। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कोई मेरी हेल्प करो। कि मोटू शाओशुई से कहता है ब्रदर तुम वाकई में बहुत ही अच्छे हो, तुमने इसको बहुत ही अच्छा सबक सिखाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिंग कहता है पता नहीं ये कमीना घटिया इंसान कहाँ से आया था, लेकिन यहाँ पर किसी को भी ये हक नहीं है कि कोई भी यहाँ कर हमारा आकर मजाक उड़ा सके। फ्लाउडवान कहता है मैं भी अपने ब्रदर के साउंड अटैक को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये वाला इडियट जो भी था तो इस अटैक को बिल्कुल भी फेस नहीं कर सकता था। तो शाओशुई उनसे कहता है चलो फिर यहाँ से चलते हैं। और ये लोग जैसे यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, उसी वक्त फेरी लूअर्स के साथ उसकी नौकरानी वहाँ पर पहुंच जाती है। नौकरानी दूर से चलाकर कहती है ये तो मास्टर शाओशुई हैं। शाओ भी अपना नाम सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है, पीछे की तरफ मुड़ता है, कहता है लगता है कि यहाँ पर कोई है जो मुझे जानता है। फ्लाउडवान पीछे की तरफ देखता है और कहता है ये तो मिस जोंगमी है और इसके पीछे लू जिंग है, यानी कि यही फेरी लू है। फेरी लू और उसकी नौकरानी दोनों ही जल्दी से वहाँ पर आते हैं, उनके सामने आकर उनको ग्रीट करते हैं। एक्चुअली मिस फेरी लू वो हमारे शाओशुई के सामने झुकते हुए उसे ग्रीट करती है और उसे यंग मास्टर जाओ कह रही होती है। जबकि हमारे जाओ को भी याद आता है कि लास्ट टाइम पिछले सीजन में जब ये पानी के रास्ते से वापस आ रहे थे तो वहाँ पर इनकी कश्तियों के ऊपर अटैक हुआ था, वहाँ पर इन दोनों की जान बचाई गई थी। शाओशुई ने इन दोनों को पानी से निकाला था। जाओ से कहता है तो इसका मतलब यह है कि तुम ही फेरी लू हो, काफी लंबे वक्त के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। मिस फेरी लू आगे बढ़ती है और अपने दोनों गार्ड से कहती है ये मेरा सेवियर है, इसने मेरी जान बचाई थी, आज इस लड़के के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहिए, जिनकी भी अपॉइंटमेंट है उन सभी के अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर दो, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी लड़के के लिए आज गाना गाने वाली हूँ। इस लू जिंग से कहती है उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे साथ स्नो फ्लावर बोर्ड के ऊपर जाओगे और वहाँ पर जाकर मेरा गाना सुनोगे, स्पेशली ये वाला गाना तुम्हारे लिए गाने वाली हूँ। शाओशुई से कहता है जबकि मिस लू ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी रिक्वेस्ट की है तो मैं इस रिक्वेस्ट को मना कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर अपने ब्रदर्स के साथ करने के लिए आया था ताकि मैं एंजॉय कर सकूँ। अब मुझे ये बताओ कि मेरे ब्रदर्स का क्या होगा, अगली बार का कोई प्लान रख लेते हैं। लू से कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं अपनी जोंगमी से कह देती हूँ, जोंगमी इन सभी को अपने साथ ले जाती है। वो से कहती है जोंगमी इन सारे मास्टर्स को अपने साथ लेकर साइड पार्लर पर चली जाओ, वहाँ पर जाकर इन सभी को अच्छे से ड्रिंक करवाओ। तो वो शाओशुई से कहती है यंग मास्टर अब तो हमको कोई भी मसला नहीं है ना, आपके दोस्तों का मैंने बंदोबस्त करवा दिया, अब आप मेरे साथ चलिए और चलकर गाना सुने। जोंगमी अपनी मिस लू को आगे की तरफ धक्का दे देती है और उसे कहती है यंग मिस आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन तीनों लोगों को मैं बड़ी आसानी से संभाल लूंगी, तीनों यंग मास्टर्स को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, अब जाओ शाओशुई के साथ जाकर एंजॉय करो। नेक्स्ट सीन हमें बोर्ड के ऊपर का दिखाया जाता है। शाओशुई टेबल के ऊपर बैठा होता है जबकि मिस लू अपने हाथ में एक सितार लेकर बैठी होती है और उसको बजा रही होती है, इसके साथ साथ गाना भी गा रही होती है और गाना उसका अपना ही होता है, वो उसकी अपनी फैमिली का गाना होता है। जब वो एक छोटी सी बच्ची थी तो उसके फादर उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उसके बाद फ्रंटियर के ऊपर जंग लगी और उसके फादर को इन्हें छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि वो एक वॉरियर थे और जंग लड़ने के लिए जब वो वहाँ पर जाते हैं फ्रंटियर पर वार के दौरान वो मारे जाते हैं और उसके बाद उसकी दोनों माँ बेटी कब्र के सामने बैठकर रो रही होती हैं। ये सारे का सारा वो गाने में बयान करती है। तुम्हारा शाओशुई इसका गाना सुनने के बाद सोच रहा होता है इस लड़की को इंपीरियल सिटी की दूसरी खूबसूरत औरत कहा जाता है जो कि किसी को भी अपने प्यार के वश में डाल सकती है। तो कहता है इसकी आवाज इतनी ज्यादा सुरीली है और ऊपर से ये खूबसूरत भी है, किसी को भी मदहोश कर सकती है। इस वक्त ये लड़की जो गाना गा रही है इसमें अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस है। ये यहाँ पर एक वॉरियर की कहानी सुना रही है, वॉरियर और उसकी बेटी की। वॉरियर जो कि फाइट करने के लिए चला जाता है लेकिन वो मारा जाता है और उसकी बेटी अकेली रह जाती है और बहुत ज्यादा उदास होती है। तो अपने गाने को कंप्लीट करने के बाद मिस लू से कहती है तो यंग मास्टर जाओ आप मुझे बताओ कि आपको मेरा गाना कैसा लगा, मैंने आपको बस अपने थोड़े से स्किल्स दिखाए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा गाना पसंद आया होगा। तो जाओ उसके सामने खड़ा होकर ताली बजाना शुरू करता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि हमारी इंपीरियल सिटी में तुम्हारे जैसा कोई भी म्यूजिशियन नहीं होगा, तुम बहुत ही अच्छा बजाती हो और बहुत ही अच्छा गाती हो, लेकिन मुझे म्यूजिक की बिल्कुल भी समझ नहीं है, मैं म्यूजिक में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा था यहाँ पर गाने के दौरान जिन इमोशंस को यूज कर रही थी और इस गाने के दौरान जो सैडनेस छुपी हुई थी तुम यहाँ पर अपनी कहानी सुना रही थी, इस मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा ये गाना सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि तुम्हारे फादर आर्मी के एक सोल्जर थे और फ्रंट लाइन के ऊपर फाइट करने के दौरान वो मारे गए और उसके बाद तुमने ये वाला गाना अपनी ही कहानी के ऊपर लिखा है, ऐसी ही बात है। ये बात सुनने के बाद मिस फेरी लू को एक झटका लगता है, वो भागती हुई उसके पास आती है, रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है यंग मास्टर जाओ, पहली बार मेरी जिंदगी में किसी ने मेरा गाना सुनने के बाद ये वाला सब कुछ गैस किया है। आज ये वाकई में सच है कि मेरे फादर बैटलफील्ड के ऊपर मारे गए और उसके बाद मैंने अपनी ही स्टोरी को गाना बना दिया। अगर मैं कॉटेशियन नहीं होती और यहाँ पर लोगों को मनोरंजन नहीं कर रही होती तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाना गाया करती, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ, मुझे अपने साथ ले चले और मैं हमेशा सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए गाना गाऊंगी। शाओशुई से कहता है जिंदगी में एक बार तुम्हारा गाना सुन लेना, मुझे लगता है कि मेरे लिए इतना ही काफी है, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देख लिया, मुझे म्यूजिक की बिल्कुल भी समझ नहीं है, इसी वजह से तुम सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे लिए गाना गाओगी तो ये काफी नहीं रहेगा, तुम्हें बाकी सभी लोगों के लिए भी गाना गाना चाहिए। फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाती है, शाओशुई का हाथ पकड़ते हुए से कहती है क्या आप मुझे पसंद नहीं करते, इतनी भी बुरी नहीं दिखती। हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं बचपन से लेकर अभी तक यहाँ पर गाना गा रही हूँ, मैं एक वैशाहाना में गाना गाती हूँ, लेकिन मैंने अपनी प्योरिटी को बचा कर रखा हुआ है, आज तक किसी ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, किसी ने मुझे टच भी नहीं किया, अपनी मेरी जान बचाई थी, तो इसका मतलब यह है कि मेरी ये जान आपकी जान है, मेरे पास अपनी जान बचाने के बदले में को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं
जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको दे सकती है और वो अपनी प्योर बॉडी है। जाओ जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है और उसे कहता है तुम्हारी जान बचाना ये मेरा फर्ज था, क्योंकि अगर कोई और भी होता तो मैं उसकी भी जान बचाता। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बॉडी से इसकी पेमेंट वापस लूं। साथ ही वो यहाँ पर अपनी मून को याद करता है और कहता है इस वक्त मून पता नहीं कहाँ पर होगी, मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया गया है, इसी वजह से मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा मूड नहीं है कि मैं किसी और लड़की के साथ ये सब कुछ करूँ। फेरी लू उसकी बात सुनने के बाद कहती है तो मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं की, मैंने सुना था कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा लॉयल हो, वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और ये बात वाकई में सच है। और वो याओ जुई से कहती है मैं तो यहाँ पर बस तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले रही थी, प्लीज इस बात को ज्यादा माइंड मत करना। करती हूँ कि आज रात के बाद से हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तो याओ जुई से कहता है तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम मेरी दोस्त बन जाओगी, हम दोनों तो पहले से ही दोस्त हैं। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।